जीवन कितना आसान लगेगा अगर हमें पता चलता रहे कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के जरिए साल, महीना, दिन, यहाँ तक कि मिनट तक की प्रिडिक्शन पॉसिबल है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी, ला रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री लाइव वेबिनार ऑन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा क्या है लाल किताब, कैसे काम करती है और इसकी रेमेडीज कुछ मिनटों में आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाइव वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूरी नहीं है, तो रजिस्टर करें जल्दी से क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। लेकिन एट द एंड जो है दो जने 3 जनों से सीखने के बाद समझ में आया कि ये जर्नी अकेले ही चलनी पड़ेगी। हमें किसी का साथ जरूर चाहिए इसमें। जब इनिशियल स्टेज होती है आपकी कोई भी चीज सीढ़ी चढ़ने की, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो सीढ़ी जब चढ़ना सीखता है पहली बार, तो उसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है, एक टेक्निक की जरूरत होती है, एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जो उसकी माँ देती है, उसके फादर देते हैं, उसके सिबलिंग हाथ पकड़ के उसको चढ़ाते हैं। तो यही एक मेंटोर का जो है वो काम होना चाहिए। और आप सारी उम्र जो है अपने गुरु के साथ जुड़े रहते हो, तो वो आपका एक ब्लेसिंग है। वरना आज के समय में मैंने देखा है, लोग कोर्स करते हैं उसके बाद गुरु को भूल जाते हैं, या फिर वो गुरु भूल जाता है, दोनों चीजें हैं। बाद में बैक सपोर्ट नहीं मिलती है। मुझसे जो पिछले 4-5 सालों से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, मेरी बैक सपोर्ट 24 आवर्स रहती है आप लोगों के साथ। किसी का भी कोई क्वेश्चन आता है उसी समय टीम का मेरे पास पहुंच जाता है। देन हम उसी को फटाफट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा ना शुरू से एक नेचर रहा है कि जो करना है उसको करके खत्म करिए, उसको लटकाइए मत। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोग शिवम मुझे बता। हम लोग कहते हैं ना कि एक आइडिया जो है हम देने जा रहे हैं किसी का। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, वो सभी लोग एक जासूसी का काम करते हैं। असल में वो लोग क्या करते हैं, एक जासूसी का काम करते हैं। और ये जासूसी का काम जो है हमें कई बार भारी भी पड़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी की कुंडली देखते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे आज भी किसी की कुंडली में देख रही थी, उसके बाद कम से कम 1 घंटा जो है वो मेरी एनर्जी जो है वो इतनी इतनी ब्लास्ट हुई कि मैं उसके बाद 1 घंटा जो है उठ नहीं पाई। उसके बाद मुझे कुछ दवाई लेनी पड़ी तो मैं उठ पाई इस क्लास के लिए। हम लोग ज्योतिष को जितना मजाक से या जितना हम छोटा समझते हैं, हम सोचते हैं एक छोटा सा कोर्स कर लिया, हम सोचते हैं कि ये सब हमने सीख लिया, हमें आ गया। नहीं, आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लाल किताब में एक बहुत क्लियर फंडा है कि आपको ना इसको लाल किताब को जो है वो ना एक नॉवल की तरह या एक बुक की तरह रीड करना चाहिए। आपको हर बारी नया कुछ मिलेगा। मेरा ये मानना है कि खाली लाल किताब नहीं, बल्कि आप कोई भी तरह की ऑकल्ट साइंस की बुक पढ़ेंगे या कोई भी साइंस पढ़ेंगे, हर बारी आपको नया ही कुछ मिलेगा। इसलिए लाल किताब डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि लाल किताब बेसिकली आपकी वो कुंडली है जो कि सबसे पहले देखी जानी चाहिए आपके ज्योतिष में। वैदिक में भी काल पुरुष कुंडली का सबने नाम सुना है, आप में से काफी लोग जानते हैं इस चीज को। लेकिन उसके साथ साथ आपको वैदिक चार्ट की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती उससे। हम अगर कहें कि इसमें वैदिक चार्ट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही लाल किताब करते हुए, ऐसा नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारा कुछ लगन कुंडली से ही कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि इन्होंने भगवान विष्णु की ये जो शरीर है, जिसको हम काल पुरुष कुंडली कहते हैं, काल की कुंडली कहते हैं, समय की कुंडली कहते हैं, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों को डिक्लाइन कर देते हैं। जैसे कि आपकी एक स्पेसिफिक राशि आ रही है, आपकी स्पेसिफिक डिग्रीज आ रही हैं किसी प्लैनेट की, तो ये सारी हटा के हम सीधा सीधा आपको एक सिंपल चार्ट बना लेते हैं, जिसमें आपका 7 नंबर की जगह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इससे हम रोटेट करते हुए अपनी कुंडली को बना लेते हैं। ये आपकी कालपुरुष कुंडली बन गई। हमने ग्रहों को नहीं छेड़ा है, हमने उनकी प्लेसमेंट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हमने सिर्फ क्या किया है, डिग्रीज को हटाया है, उनके नक्षत्रों को हटाया है और सिंपल तरीके से कुंडली बना ली है। इससे सिंपल कोई साइंस जो है वो नहीं है। ठीक है, लाल किताब में भी बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट थंब रूल्स भी हैं जो आपको प्रिडिक्टिव लेवल पर आगे जाकर फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे थंब रूल जो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी जिंदगी में उसको ढाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जब लाल किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि काल पुरुष कुंडली जो है वो हमेशा देखी जाती है। तो पहला घर जो होता है आपका, जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, वो असल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको समझिए। लाल किताब में पहले राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा। कौन सा राजा?
यानी कि ये आपके अपनी रॉयल्टी को दिखाता है। आपने देखा जब कोई बुक छपती है, तो कई राइटर्स को क्या मिलती है? रॉयल्टी मिलती है। सारी उम्र उसको रॉयल्टी मिलती ही रहती है। बुक तो एक बार छपी, बुक तो उसके बाद वो बिक रही है, हर बारी उसको कुछ परसेंट जो है वो रॉयल्टी आती जा रही है। ये जो जीवन में आप रॉयल्टी प्राप्त करते हो, किसी भी रिश्ते की, पैसे की, जॉब से या किसी भी तरह के रिलेशन से, ये आपको पहला घर दिखाता है। ठीक है? ये पहला घर राजा का है, तो ये आपका 7वां घर जो होता है, ये इसको संपूर्ण करता है। हर व्यक्ति का जब जन्म होता है, उसके बाद उसको जो आइडेंटिटी मिलती है, वो सिंगल मिलती है। ये जो फर्स्ट हाउस है, ये सिंगल हाउस है। उसको उसकी आइडेंटिटी जो कंप्लीट करेगा, उसका पार्टनर करेगा। जैसे आपकी मदर जो है वो अकेली है, लेकिन अगर उसको उसकी आइडेंटिटी की बात करें, तो जब तक वो फादर के साथ नहीं मिली, तो वो एक कंप्लीट जो है वो एनर्जी के साथ नहीं जुड़ी। ये क्यों ज़रूरी है पहले और 7वें का जुड़ना? इतने इम्पोर्टेंट ये हाउसेस क्यों माने जाते हैं कि ये जो है आपका राजा है और ये जो 7वां घर है आपका वज़ीर है। वज़ीर कौन होता है? आपके हुक्म की तामील करने वाला है। अब ये जो भाषा इस्तेमाल की गई है लाल किताब में, वो इसलिए नहीं इस्तेमाल की गई कि पति जो होता है या आप जो है वो राजा हो, आप दूसरों को हुक्म देते हो, वो आपका हुक्म मानते हैं, नहीं। आप एक जब एक एक राज्य की बात करते हो, एक स्टेट की बात करते हो, उसमें अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता, अकेला मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों के मिलने से ही आपके जीवन की जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होती है। इसलिए इसको राजा और वज़ीर के साथ जोड़ा गया कि आप अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट करोगे, जो भी रॉयल्टी जो है आपको मिलेगी, अच्छी मिली अच्छी या बुरी, वो आपके 7वां घर बताएगा कि वो कितनी, कैसी और कब मिलेगी। मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आपको कोई राजा मानेगा भी कि नहीं। आपके जीवन में एक अच्छा सलाहकार जिसको हम मंत्री बोलते हैं, वो आएगा तो आपके जीवन को, वो आपकी रफ्तार को, आपके नाम को वो आगे बढ़ा देगा। ठीक है? ये ब्यूटी है पहले और 7वें घर की, जिसको हम लोग बोलते हैं राजा और वज़ीर की घर। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेस जो मैंने देखा, सीधा-सीधा मैं प्रेडिक्ट करने में कोशिश करती हूँ और हो भी जाता है, बिल्कुल सही सटीक बैठता है। तो मैंने लाल किताब के काफ़ी लोगों को पढ़ाते हुए देखा है, वो लोग ज़्यादातर रूल लगा के दिखाते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, यहाँ पे रूल लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लाल किताब बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी-सीधी चलती है। अगर आप उसका चीज़ें समझ गए कि वो पढ़ी कैसे जाती है कुंडली लाल किताब में, तो आपको इसको जो है वो प्रेडिक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरे घर को ना हम लोग बोलते हैं धर्म स्थान या बुढ़ापा। अब ये धर्म स्थान यानी कि आपके जीवन की जो जिसको हम बोलते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी ब्लेसिंग्स आती हैं, आपके जीवन में जितनी भी ब्लेसिंग्स आती हैं, वो दूसरा घर देता है और आपका 9वां घर देता है। आज आपको और चीज़ ये भी बताने जा रही हूँ। आप किस धर्म, आपकी फैमिली किस धर्म के साथ है, आपके ऊपर गुरुओं का कितना ब्लेसिंग्स है, वो आपका दूसरा और 9वां घर बताता है, जो दोनों ही घर जो है वो गुरु के साथ अटैच हैं। एक में गुरु का घर है, दूसरे में गुरु का पक्का घर है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि दूसरे घर को बुढ़ापा बोला गया, दूसरे घर को आपके जो है धर्म स्थान बोला गया है कि आपकी धर्म के प्रति कैसी श्रद्धा है या आप किसी के धर्म के प्रति कैसा विश्वास रखते हैं, ये आपके 2 घर बताते हैं। वो आपका दूसरा और 9वां घर है। और आप इस जीवन में एक गलत धर्म को अपनाओगे, एक गलत देवता की पूजा करोगे, आप एक अपने परंपराओं को, रिचुअल्स को छोड़कर कहीं और चले जाओगे, ये कौन बताएगा? ये आपको दूसरा और 9वां घर सीधा-सीधा आपको प्रेडिक्ट कर देगा। इसके बाद तीसरे घर को हम लोग बोलते हैं मुकामे फ़ानी, यानी कि आपके मौत का दरवाज़ा। लेकिन अगर आप हम ये कहें कि मैं इसको बोलती हूँ दहलीज़, आपके घर की दहलीज़ है ये तीसरा घर, जहाँ से आप बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, अपने घर से बाहर जाते हो, यानी कि कुछ भी आप जब काम करने के लिए, फील्ड वर्क के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, कहीं भी कुछ जाते हो, दिन में कितनी बार जाते हो? कैसे जाते हो? कैसा कष्ट आता है उस समय आपको? ये तीसरा घर बताता है आपको। अगर यहाँ पे हम लोग प्लैनेट्स की बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। चौथा घर कैसे देखना चाहिए? सीधा-सीधा देखिए, फिर उसके बाद आप प्लैनेट्स को बिठाएँगे, आपको क्लियर हो जाएगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चौथा घर, माता की गोद का ज़माना। आप जब ये जो चौथा घर है ना, ये वूम्ब है, आप जिसमें जो है 9 महीने रहते हो, ये वो घर है। तो आपके, मैंने हमेशा बोला है 1, 2, 3, 4, ये पहले 4 घर जो हैं, ये आपके बचपन के साथ जुड़े हुए हैं। आपके बर्थ, आपकी फैमिली, आपका खाना, आपका सिबलिंग्स, आपका घर,
आपका बचपन ये चारों चीजें, चारों घर दिखाते हैं, ये आपको चारों घर दिखाते हैं। बचपन में क्या परिस्थितियां रही हैं, जब आप माँ के पेट में थे, कौन मरा कौन जिया, क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या आग लगी, क्या तूफान आया, कैसे घर में पैदा हुए, ये आपको चौथा घर बताता है, जिसको माता की गोद का जमाना। तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि आप जब पैदा हुए तो आपकी माता की या आपके घर की क्या कंडीशन थी। आपको जो संस्कार मिले हैं, आपको जो मेमोरीज मिली है, वो आपको चौथे घर से मिली है। आप जो चीज़ों को भुला नहीं पाते हो, आप चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हो, किसी चीज़ को रेपिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो, वो चौथा घर है आपका। आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि मदर का इम्पोर्टेंस फादर से बहुत ज़्यादा क्यों बताया गया है, और माँ को ही ये मौका क्यों दिया गया है कि वो एक बच्चे को पैदा करे। तो उसके पीछे कारण जो है वो ये रहा है कि जो मदर का डीएनए होता है, उसमें 3 गुना फादर से ज़्यादा मेमोरी को एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता होती है। कुदरती फीमेल का जो शरीर है वो ऐसा है कि उसके अंदर अगर कोई फीलिंग एब्ज़ॉर्ब हो गई, स्टक हो गई, या वो किसी चीज़ को सीख ले, समझ ले, तो वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देगी अपने बच्चों के बीच में। और ये पावर सिर्फ़ एक मदर के बीच में होती है, जो चौथा घर आपको बताता है। आपको आपकी माँ के संस्कार जो है वो चौथा घर बताता है। क्या लेके पैदा हुए हो, आपके जीवन में एक माँ ने रोल क्या प्ले किया है आपके जीवन में, वो ये बताता है। आप लोग ज्योतिष को जैसे समझते हो ना, ये वैसे काम नहीं करता है। इसको बहुत अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़कर देखिए, और हर भाव को आपको मैं जैसे-जैसे इंटरप्रेट करके दिखा रही हूँ वैसे ही समझिए, ठीक है? 5वां घर संतान और पूर्व पुण्य। आप लोग जिसको हम बोलते हैं संतान का भाव है या पूर्व पुण्य का भाव है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 5वां भाव पूर्व पुण्य, संतान और साथ-साथ आपका नेक्स्ट बर्थ जो होने वाला है। जब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैंने उसमें कुछ बहुत सारे थंब रूल्स ऐसे देखे हैं, जो मेरे एलीट मेंबरशिप है के स्टूडेंट हैं, उनको मैंने बताया है कि हम लोग हमेशा 5वें घर को पूर्व पुण्य के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो आपका फ्यूचर बर्थ होना है ना, वो भी 5वें घर से देखते हो। आप जानवर बनोगे, पंछी बनोगे, पक्षी बनोगे, या आप किस तरह की योनि में जा सकते हो, किस तरह की योनि में जा सकते हो, ये 5वां घर बताता है आपको, ठीक है? संतान जो है जब आपकी होती है, तो आपके जितने भी अगले पिछले कर्मों का फल होता है, वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं, या तो निकल जाएँगी या वो बाहर आ जाएँ। छठा घर, छठे घर को पाताल का घर कहा गया है। जो भी प्लैनेट यहाँ पे है, आपके छठे घर में, वो पाताल में है, गहराई में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो नीचे गिर गया, वो दब गया, जी नहीं। वो प्लैनेट का मतलब है कि वो इतनी डीप सोच रखता है, वो प्लैनेट इतना ज़्यादा गहराई में, या वो निचले स्तर पे है कि वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। आप सिर्फ़ उसके बारे में सोच ही रहे हो, उसको आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। समझ लीजिए कि ये पाताल में गिरा हुआ वो आपका बॉल है किसी बच्चे का, जिसको निकालना असंभव है, और जिसको निकालने के लिए आपको बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। 7वां घर मैंने बता दिया वज़ीर का है, आपके पार्टनर का है, जो आपकी लाइफ में आपका राइट कंधा बन के चलता है। आप दोनों मिलकर, हम अपने हस्बैंड और वाइफ मिलकर हमेशा जीवन की जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी में आप देखेंगे चक्की के 2 पार्ट हैं, तो उसमें अगर हम कहेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है वो 1 और 7 का ही काम करते हैं, ठीक है? 8वां घर जिसको हम बोलते हैं शमशान का घर, तो शमशान का क्यों बोला गया है? ये मैं अभी पिछले कुछ समय से इस पे बहुत काम कर रही हूँ। मैंने देखा है कि लोग अष्टम घर को बहुत बुरा मानते हैं, और कहते हैं कि अष्टम के घर की चीज़ें जल्दी से जल्दी डोनेट करनी शुरू कर देनी चाहिए। आपको जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वो अष्टम की वजह से है। आप ये चीज़ अपने राइट हैंड से अच्छे से लिख लीजिए। आपके जीवन में जो कष्ट है वो 8वें घर की वजह से नहीं है। आपके जीवन में कष्ट जो है वो 5वें और 9वें की वजह से है। उसका कारण क्या है कि पूर्व के पाप हैं जो संतान के बाद पैदा होंगे, बाद शुरू हो जाएँगे। आपका 9वां घर आपके धर्म को, आपकी मर्यादा को दिखाता है। आपके पूर्व के पापों की वजह से, आपके बुजुर्गों के नहीं, यहाँ पे मैं आज ये भी चीज़ क्लियर करूँगी आपको इस लाल किताब की क्लास में, कि ये जो हम पितृ दोष की बात करते हैं, पितृ ऋण की बात करते हैं, तो क्या हमारे एंसेस्टर ने वो पाप किए हैं? आज आप पे उस पे भी मैं आपको बताऊँगी किसने किया है वो, और जिसको हम पूरी ज़िंदगी जो है वो भागते रहते हैं कि इसका पूजा करा दो, उसकी पूजा करा दो, एट द एंड रिज़ल्ट ज़ीरो होता है।
आठवां घर जो है वो एक ऐसा घर है जो आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग को दिखाता है। आपकी यहाँ पे आकर अहम का अंत होता है। आप एक नए इंसान बन के उभरते हो। नौवां घर आपके ज्ञान का है, धर्म का है, धर्म स्थान का है। 10वां घर आपकी जीवन में एक वो जगह है जिसको हर इंसान पाना चाहता है। हर वो इंसान अपने एक उस लेवल पे पहुंचना चाहता है जिसमें उसका नाम हो, सम्मान हो। तो 10वां घर जो है वो सम्मान के साथ जोड़ा जाता है। 11वां घर कहा गया कि अदालत है। लाल किताब के विद रिस्पेक्ट करें तो ये अदालत का घर है। अदालत क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि 11वां घर अर्निंग का है, 10वां घर कर्मों का है। आपके जीवन में जो भी आपने कर्मास किए हैं उसके कोर्ट केस के उसके केसेस जो हैं वो 11वें घर में आएंगे। अगर आपने 10वें में अच्छा नाम सम्मान पॉजिटिवली ईमानदारी से कमाया है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये घर जो है वो तकलीफ नहीं देगा। आपके केसेस सारे समझ लो क्लियर है और आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। आज कर्मों का लेखा जोखा भारी है, 10वां घर में एफ्लिक्टेड है। ये जो अदालत है ये आपका फैसला आपके हक में नहीं देगी, पनिशमेंट आपको दे देगी। 12वां घर बोला गया धर्मशाला का या फिर मुसाफिर खाना है। यहाँ पे आके वो जगह जहाँ आप आराम करना चाहते हो, सब कुछ छोड़ना चाहते हो, आप फ्री विल जो है वो चाहते हो कि मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, सिर्फ सेल्फ के लिए जो कुछ भी है वो करना चाहता हूँ। तो ये 12 घरों की आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है मैंने, जिसमें पहला और 8वां घर मंगल को काल पुरुष के अकॉर्डिंग उसके लॉर्ड है। दूसरा और 7वां शुक्र का है। बुध दो तीसरे और छठे का मालिक है। 5वें का सूर्य है। चौथे का आपका चंद्रमा है। 10वें का और 11वें का शनि है। 12वें के गुरु है। 9वें के भी गुरु है। तो ये नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग आपके चार्ट में आपके प्लैनेट्स बताए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। और सिर्फ अगर आप देखेंगे कि जो पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य को एक एक घर इसीलिए दिया गया क्योंकि इनको माता और पिता की संज्ञा दी गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इनको दिया गया कि चंद्रमा जो है वो आपका मन है। एक शरीर में एक ही मन होता है, एक ही दिल होता है, कभी दो नहीं मिलेंगी। किडनीज दो हो सकती हैं, आंखें दो हो सकती हैं, कान दो हो सकते हैं, लातें दो हो सकती हैं, बाजू दो हो सकते हैं, लेकिन आपका दिल एक है। 5वां घर आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। एक शरीर में एक ही आत्मा हो सकती है। जब दूसरी एंट्री करती है तो उसको भूत प्रेत बाधा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इनको जो है वो एक एक घर जो है वो दिया गया है। राइट। अब आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि जब हम बात लाल किताब की करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो हमारे 12 के 12 घर है, किसी ना किसी चीज को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, किसी ना किसी चीज को बताते हैं। जैसे मैंने आपको मोटा मोटा बताया, आप देखेंगे कि प्रिडिक्शन कैसे की जाए उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रिडिक्शन करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ। आपको सिंपल काम करना है कि सबसे पहले कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हुआ है अगर, तो वो कैसे काम करेगा, जैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। शिवम, स्क्रीन दिख रही है कुंडली वाली? अभी मैम आपकी ये सिग्निफिकेंस ऑफ लाल किताब वाला ही अच्छा, दिखा यही रहा दिख रही है अभी। है। जी। शेयर कर। आप लोगों के सामने अभी का प्रश्न कुंडली बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। पढ़ा कैसे जो है वो ग्रहों को पढ़ा जाता है। आप लोग चाहें तो अपने पास एक खाली कुंडली बनाइए सभी लोग, ठीक है। मैंने पहले ही बोला आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल रखिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक खाली कुंडली बनाइए ऐसे 12 भावों की, ठीक है। उसमें जैसे मैंने आपको अभी पीछे कुंडली में बताया कि 12 भावों के 12 लॉर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिडिक्शन करनी है हमने लाल किताब की वो कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताना है मेरे को मेन, कि आपको काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग कैसे पढ़े। क्योंकि लाल किताब में एस्पेक्ट अलग है, कुर्बानी के बकरे बहुत सारे, कम से कम भी मैं कहूं तो 40 to 50 थंब रूल्स है जो कि कुंडली देखने के लिए जरूरी है, जिसमें से मैं दो चार आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो सीधा सीधा आपको प्रिडिक्शन करना सिखा सकते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हर भाव का जैसे एक लॉर्ड है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला भाव है, तो इसमें एक सेकेंड,
तो हमने जैसे हर भाव का एक लॉर्ड पकड़ा है ना। अब लाल किताब में इन सभी भावों को किसी एक एक प्लैनेट के हवाले किया गया है। ये तो कालपुरुष कुंडली है जो कि लेवल 0 पे काम करेगी, लेवल 0 पे काम करेगी। तो जो प्लैनेट किसी भाव में बैठेगा वो किसके विद रिस्पेक्ट बिहेव करेगा, जैसे हम वैदिक में क्या पढ़ते हैं कि राशि कौन सी है, राशि में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो राशि का बिहेवियर जो है वो कैच कर लेगा, उसको बिहेवियर जो है वो राशि के अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे लाल किताब में मैंने देखा है कि जो प्लैनेट है वो बताया गया है कि बिहेवियर करेगा अपने उस भाव के पक्के प्लैनेट के तौर पर। जैसे फर्स्ट हाउस में पक्का प्लैनेट जो है वो बताए गए हैं सूर्य। कोई भी प्लैनेट आपके पहले घर में बैठा हुआ है तो वो सूर्य के साथ जुड़ गया, सूर्य के साथ जुड़ गया। सूर्य जहां भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, जहां पे भी बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पे लगन में वो शत्रु प्लैनेट है सूर्य का, अभी हम शत्रु और मित्र की भी बात करेंगे कौन किसका शत्रु है। जैसे अगर हम बात करें जुपिटर के शत्रु बुध और शुक्र होते हैं, केतु के मंगल और चंद्रमा होते हैं, राहु के सूर्य और चंद्रमा सूर्य और शुक्र होते हैं। शनि का जो शत्रु है सूर्य चंद्रमा और मंगल है, शुक्र के शत्रु जो है वो सूर्य राहु और चंद्रमा है। अब आप ऐसे ही सबको देखेंगे कि ये प्लैनेट जो है आपस में दुश्मनियां करते हैं, ठीक है। केतु मंगल और मंगल और चंद्रमा के साथ दुश्मनी करता है। ये आपका पहले घर में कोई भी प्लैनेट बैठेगा वो सूर्य के जैसे बिहेव करेगा, सूर्य जहां है वो उसको अफ्लिक्टेड करने की कोशिश करेगा अगर उसका शत्रु है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया कि सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु शनि है या राहु है। इन दोनों में से जो भी प्लैनेट आपका यहाँ बैठा है आपके नाम को, सम्मान को, आपकी इम्यूनिटी को, सबको जो है वो खराब कर देगा। दूसरे घर में पक्का प्लैनेट बताया गया है, दूसरे में, पांचवें में, 9वें में और 11वें में। आप और इनमें 4 घरों में स्पेशली जो है वो गुरु को पक्का प्लैनेट बताया गया। पक्का मतलब कि इन घरों ने बोला कि तुम आके बैठो और यहाँ पे जो भी गेस्ट आए हमारे एज ए प्लैनेट उनको आप ट्रीट करो, यहाँ ऐसे समझ लीजिए। अब गुरु जो है वो दूसरे घर का अगर हम कहें पक्का प्लैनेट बन के बैठा हो, यानी सिग्निफिकेटर प्लैनेट कह लो आप इसको, जैसे हम केपी में सिग्निफिकेशंस निकालते हैं ऐसे ही दूसरे भाव की सिग्निफिकेटर प्लैनेट जुपिटर हो गया। अब जुपिटर जो है यहाँ बैठे हैं, लेकिन जुपिटर मान लो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर का शत्रु प्लैनेट ही बैठ गया, ठीक है। शत्रु प्लैनेट कौन है जुपिटर के, जैसे मैंने बोला बुध है और शुक्र है। अब यहाँ पे शुक्र भी बैठेगा ना, वो भी गुरु को खराब कर देगा, हालांकि ये यहाँ का लॉर्ड है, फिर भी जुपिटर को विद रिस्पेक्ट शुक्र को चलना पड़ेगा। तो कमांड किसके पास आ गई, गुरु के पास। बुध बैठ गया यहाँ पे, गुरु खराब हो गया आपका। कहीं भी बैठा हो, जिस भाव में बैठा होगा वहां पे रिजल्ट मेलेफिक आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा घर, तीसरे घर में पक्का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो मंगल को बताया गया। मंगल के हवाले इस घर का जो है सारा कमांड है जो वो दी गई। यहाँ पे थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो मंगल उनको कंट्रोल करेगा, सिंपल। इसीलिए राहु को थर्ड हाउस में उच्च का माना गया कि यहाँ मंगल की सिग्निफिकेशन है। आप देखेंगे मंदिर में सबसे ज्यादा कलावा बांधा जाता है आपके हाथ में, रेड कलर का, येलो और ऑरेंज कलर का। ये जो परंपरा हमारी पिछले कई हजारों लाखों सालों से परंपरा है, ये आपके तीसरे घर को नैसर्गिक ठीक करती यूनिवर्सल रेमेडी है ये आपकी। अगर आप अपने हाथ में यदा कदा कुछ कुछ समय के बाद, या जिनको बहुत सारे जेनाइटल पार्ट से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है, अगर वो अपने हाथ में कलावा कुछ कुछ समय के बाद बंधवाते रहें किसी पुजारी से, किसी बड़े व्यक्ति से, बदले में उसको जरूर कुछ दे दक्षिणा, ठीक है। तो ये आपके तीसरे घर में मंगल को रिप्रेजेंट कर देगा, करेज बढ़ा देगा आपके अंदर, ठीक है। चौथे घर चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा ने किसी को अपना घर नहीं दिया, वो कहता है कि मेरा घर मेरे पास ही रहेगा, मैं अपने हिसाब से सबको डील करूंगी, क्योंकि ये घर वो है जिसमें आपकी डोमिनेंस होनी बहुत जरूरी है, आपका यहाँ पे मालिकाना हक होना जरूरी है। अगर आप अपना घर किसी को दे दोगे, अपने मन की शांति जो है आप अपने किसी और के द्वारा अपना मन जो है वो रूल नहीं कराना चाहते। ऐसे ही पांचवें घर में संतान का घर है, गुरु को दिया गया, गुरु को बोला गया ब्लेसिंग दो मुझे संतान हो, तो गुरु यहाँ पे होते हैं तो संतान अवश्य होती है, ऐसा कहा जाता है। छठे घर में जो पक्का प्लैनेट है वो केतु बताया गया है। केतु यहाँ पे बैठकर, जो भी प्लैनेट यहाँ से आपकी कुंडली में केतु जब यहाँ पे बैठ जाते हैं
तो यहाँ पे वो बैठकर एक तरह से नीच जैसा प्रभाव देते हैं, नीच जैसा प्रभाव। तो जब केतु खराब होता है तो सूर्य भी खराब हो जाता है, गुरु के भी लक्षण खराब मिलते हैं। और जब गुरु और सूर्य जैसे प्लैनेट खराब होते हैं तो चंद्रमा मंगल भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा चेन सिस्टम है, एक प्लैनेट बिगड़ा, दूसरी उंगली में भी दर्द हो गया, तीसरी में भी हो गया, चौथी में भी हो गया। ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सातवें घर में पक्के प्लैनेट बताए गए आपके शुक्र और बुध, ठीक है। आठवें घर में आपके ये देख लीजिए कि सातवें घर में कोई भी प्लैनेट बैठेगा वो दो प्लैनेट के द्वारा रूल किया जाएगा, वो है बुध और शुक्र। तो अगर तो सातवें घर में कोई भी बुध और शुक्र के मित्र प्लैनेट बैठ गए तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीवमेंट्स आ सकती हैं। और अगर सातवें घर में बुध और शुक्र के दुश्मन ग्रह बैठे हैं, आपकी लाइफ से बहुत सारी चीजें दुनिया खींच लेगी, खत्म कर देगी। आठवें घर में मंगल पक्का प्लैनेट बताया गया, साथ में शनि को भी यहाँ स्थान दिया गया कि यहाँ पे अगर कोई भी शनि मंगल का शत्रु बैठेगा तो जीवन में पीड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होकर रहेगी, ठीक है। नौवें घर को गुरु ने भी किसी को नहीं दिया, गुरु ने बोला ये धर्म का द्वार है, तुम्हारा फ्यूचर है, मैं खुद डिसाइड करूंगा क्या दिया जाए। 10वां घर शनि के पास है, जो प्लैनेट यहाँ पे 10वें घर में बैठेंगे आपको शनि की प्रेजेंस देखनी पड़ेगी, शनि बिहेव कैसा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे शत्रु आ गए तो शनि का भी हाल खराब है, शनि का हाल खराब हुआ तो राहु केतु का भी खराब है। तो ये सब सिस्टम जुड़ा हुआ है। 11वां घर जुपिटर के हवाले है, शनि के हवाले भी है, दोनों के हवाले ये आपका 11वां घर है। तो जीवन में आपको अर्निंग्स या आपके लाइफ में नेटवर्किंग या आपकी लाइफ में जो जितनी भी आप सहायता प्राप्त करते हो अपने बहन भाइयों से, पति से, पत्नी से, आपके फ्रेंड सर्कल से, ये आपकी सारा सहायता का केंद्र है 11वां घर। तो आपको नहीं मिलता है वो। 12वें घर में गुरु का घर होता है, गुरु का लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे राहु को पक्का प्लैनेट बताया गया है। जब राहु यहाँ पे बैठ जाते हैं या कोई भी XYZ प्लैनेट 12वें घर में राहु का शत्रु प्लैनेट बैठेगा तो राहु के शत्रु होते हैं सूर्य और शुक्र। इसीलिए शुक्र यहाँ उच्च होते हुए भी पत्नी बीमार रहती है, उसको कोई ना कोई रोग सताए रहता है, जीवन में उसको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि राहु के पास घर है, वहां पे अगर हम कहें सूर्य बैठ जाए तो ये बहुत ड्रास्टिक कंडीशन जो है वो हो जाती है। इस तरीके से आपको समझना है चीजों को, और आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अपने प्लैनेट्स को आज के बाद किसके थ्रू देखना है। ये बहुत बड़ा हिंट आपको मैंने दे दिया है, इसके थ्रू आप इसको समझिए और उसको लगाइए। नेक्स्ट जो एक थंब रूल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, इस कोर्स में ना हम लोग आप लोग जो भी इस कोर्स को करना चाहते हो, ठीक है, ये पूरा ग्रामर कोर्स है जो काफी लंबा चौड़ा बहुत रिसर्च के बाद बनाया है मैंने। इसको आप करना चाहते हो उसका लिंक आपको ग्रुप में भी डाल देंगे, अभी भी जो है टीम डाल देगी आपको चैट सेक्शन में। आप लोग इसको परचेज करना चाहते हो, बहुत मिनिमम प्राइस इसकी रखी गई है। और आप लोग जानते हो मैं जब पढ़ाती हूँ ना बहुत दिल से पढ़ाती हूँ, मेरा उस समय मकसद ये होता है कि जितना ज्यादा दे पाऊं आपको उतना दूं। आपको ये कोर्स कम से कम इसलिए करना चाहिए कि आप किसी लाल किताब वाले के पास बैठते हो, अगर अपना वर्षफल बनवाते हो, अपनी कुंडली जांच कराते हो, वो पर्सन किस आधार पर आपका चार्ट जो है वो शेयर कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, आपको रेमेडीज दे रहा है, आपको ये जानकारी इस कोर्स के बाद हो जाएगी। आपको कम से कम अपनी लाइफ के वो मुद्दे समझ में आ जाएंगे कि लफड़ा कहाँ पे है जिंदगी में और कहाँ से मेरे को कैसे निकलना है। तो आप लोग चाहें इसको इसको ज्वाइन कर सकते हो और ये क्लास आपके बहुत बहुत जो है वो काम आए। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट थंब रूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं मुझे बार बार कि ससुराल से नहीं बनती है। ठीक है, चलिए ससुराल को तो एक साइड पे छोड़िए आप थोड़े टाइम के लिए। करियर में बहुत सारे आपके हर्डल्स हैं। आज के समय में दो मेजर मुद्दे मैंने देखे हैं, एक तो करियर, दूसरा रिलेशनशिप। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो आ रही हैं आज के प्रेजेंट समय पर, आपको ज्योतिष या लाल किताब या कोई भी चीज इसलिए नहीं सीखनी चाहिए, इसलिए नहीं सीखनी चाहिए कि उससे आप पैसा कमा पाओ। आपको ये इसलिए सीखनी है कि आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मुद्दे जो है वो समझ पाओ
और उसको समझो और उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालो। आप शायद नहीं जानते हो कि हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं जो बिना कुछ किए भी ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर कुंडली से आप देख लो, और ये बेसिक चीजें भी आप अगर ठीक कर लेते हो तो आपका 70% कुंडली ठीक हो जाती है। आपको जिंदगी में इतनी लंबी चौड़ी बार बार कंसल्टेशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग हमेशा देखते हो कि सेविंग नहीं हो रही किसी के पास, तो सेविंग का घर, दूसरा घर जिसको हम बुढ़ापे का घर भी बोलते हैं, जिसको हम लॉकर भी बोलते हैं अपने घर का, आपके घर का जो लॉकर है वो इसी रंग का होगा जो दूसरे घर में प्लैनेट है, वैसा ही होगा। अब आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए, अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही है उसका कारण कहाँ से ढूंढेंगे आप? हमेशा दो ऐसे हाउसेस, आपकी पूरी की पूरी ये कुंडली जो है ये आपस में कुछ इस तरीके से डिजाइन हुई है कि हर भाव का एक शत्रु भाव है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, हर भाव का एक शत्रु भाव है। कैसे देखेंगे? आपके पहले भाव का शत्रु भाव जो है वो 8वां घर है, दूसरे भाव का शत्रु आपका 9वां घर है, तीसरे भाव का शत्रु 10वां घर है, चौथे घर का 11वां घर है, पांचवें घर का 12वां घर है, छठे घर का आप खुद हो, सातवें घर का आपकी दूसरा घर है, आठवें घर का शत्रु तीसरा घर है, नौवें घर का शत्रु चौथा घर, 10वें घर का शत्रु 5वां घर, 11वें घर का शत्रु आपका छठा घर, 12वें घर का शत्रु आपका 7वां। वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल, आपको समझिए इस चीज को। आपने देखा कि अपने आपने हमेशा शुरू से हम लोग सदियों से ये चीज देखते आए हैं। अभी पीछे किसी ने मेरे को बोला था कि मैम अगर चौथा घर जो है वो मदर का होता है तो 10वां फादर का होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? किसी ने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पिक एक हमारे पॉडकास्ट में किया था। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 9वें घर को फादर का घर इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं 9वां घर जो होता है वो आपके डीएनए को दिखाता है। 9वां घर डीएनए को दिखाता है। ये जो 10वां घर है ये फादर का हो सकता है, लेकिन 9वां घर आपके डीएनए के डिफेक्ट दिखाता है। आपके जो हम कहते हैं ना पितृ दोष है, पितृ ऋण है, ये जो ये भी सवाल मुझे किसी ने किया था बहुत टाइम पहले कि क्या पितृदोष हमारी वजह से है या हमारे बुजुर्गों की वजह से? मैं ये कहूंगी आप ही की वजह से। कुंडली किसकी है? आपकी। इसमें दादा कहाँ से आ गया, इसमें नाना कहाँ से आ गया? आ, आप ही की कुंडली है, आपने ही किया हुआ है, जो भी है वो आपकी ही गलतियां हैं जो सामने आ रही हैं। कोई भी दादा परदादा कोई भी कुछ ऐसा नहीं आपको श्राप देके जाएंगे, कोई आपको दुश्मनी जो है आपके लिए नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर मैं एक डॉन की भी बात करूं, एक क्रिमिनल की भी आज के समय में मैं बात करूं, वो भी जाता जाता है ना अपनी फैमिली को ढेर सारा पैसा प्रॉपर्टी एवरीथिंग देकर जाता है। आप खुद भी इस चीज की जिम्मेदारी लीजिए कि अगर 9वां घर खराब है तो आपके ही चीजों की रेपुटेशन आ रही है कहाँ से? फादर से आ रही है। फादर कौन है? फादर के फादर की आ रही है। ये पूरा चेन सिस्टम आपका कहाँ से आ रहा है? आपके बुजुर्गों की तरफ से आ रहा है। आप इस जन्म में आए हो, आप इस जन्म में आए हो जहां जन्म लिया है, कहां से आए हो आप? ये 5वां घर पूर्व के पुण्य दिखा रहा है, यहां से आए हो आप, यहां से आए हो। यहां से जाना कहाँ है? 9वें की तरफ। 9वें से कहाँ जाना है? 5वें की तरफ। हमारा जो साइकिल है ना वो यही चल रहा है, 5 और 9 में, यहीं पे उलझे हुए सारी जिंदगी। तो कभी भी ये दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि हमारे एंसेस्टर ने कुछ गलत किया। हम उनको गलत तब कहें अगर हम अपने जीवन में खुद इस जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने हजारों लाखों करोड़ों को लोगों को काम दिया, उनके घर बनाए, करोड़ों पेड़ लगा दिए, प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो। ये कैसे आया आपके पास? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जो पास्ट का बर्थ था, जो पास्ट का बर्थ था वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा, तो आपके अंदर ये डीएनए में ही मेमोरी आई है कि इस जन्म में भी आकर मेरे को बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं। ये आपका ही है जो रिपीटेशन में आ रहा है।
ये आपकी ही सोल है जो पांचवा घर दिखाता है। पांचवा घर सूर्य का होता है ना, तो सूर्य जो है वो 10वें से अष्टम पड़ता है। अब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया कि हर भाव का एक शत्रु प्लैनेट होता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर आपके जीवन में माता के साथ जुड़े हुए संबंध खराब है, आप देखेंगे आपके जीवन में कोई भी चीजें जो है वो घर से जुड़ी हुई खराब है, तो उसका संबंध सीधा सीधा आपके 11वें घर के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि चौथे घर को कष्ट पहुंचाने वाला 11वां घर है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को कष्ट पहुंचाने वाला घर 9वां घर है। यानी आपके डीएनए में ही कुछ दिक्कत है कि सेविंग नहीं मिली, फैमिली अच्छी नहीं मिली, ज्ञान अच्छा नहीं मिला, कोई धर्म अच्छा नहीं मिला, आपको गाइड अच्छे नहीं मिले जीवन में। आपकी संतान के साथ आपको तकलीफ है ना, वो आपको कदर नहीं कर रही, आपको गाली निकाल रही, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो ये पांचवा घर पूर्व का पाप है, कहाँ निकलेगा जाके? 12वें घर में। तो पांचवें घर का सारा जो आपका, आपकी अपनी गलतियां, आपकी आपकी आत्मा की अपनी गलतियां कहाँ दिखाई दे रही हैं? 12वें घर में। आपके जो भी प्लैनेट जिस भी भाव में बैठे हैं, वहां से 8वां घर के नियम, ये जो 6-8 की टक्कर है, ये आपके जीवन की वो पीड़ा है जिससे आपको गो थ्रू होना, उसकी उम्र में, उसकी दशाओं में, उसकी एक्टिवेशन में आपके साथ वो तकलीफ आएगी आएगी। आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये चार्ट आपका है, ये कुंडली आपकी है। ना माँ खराब है, ना बाप खराब है, ना बहन, ना भाई, ना पत्नी, ना कोई और। आपके चार्ट में ऐसे दोष है कि पत्नी धोखा दे देगी, यार दोस्त धोखा दे देंगे। एक बुक है, आप लोग पढ़ना चाहे उसको पढ़िए सभी लोग, कर्म विपाक संहिता जो है, एक बुक है, उसको पढ़ना चाहिए सभी को। उसमें हमारे नक्षत्रों के पदार्थ के अनुसार हमारे पाप बताए गए कि अगर आप इस पद में पैदा हुए हैं, इस नक्षत्र के, तो आपने ना पास्ट में ये पाप किया है, तो अब संतान ऐसी होगी आपकी। इसीलिए कुछ स्पेसिफिक नक्षत्र वालों को कुछ स्पेसिफिक तकलीफें आती हैं ज्यादा। तो आपकी आत्मा 5वां घर है जो बच्चों में बसती है। अगर आपके बच्चे को कोई कष्ट है ना, तो उसका कारण ये 12वां घर है, आपका सुख भाव है ये। आप जब भी देखेंगे कि आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपको बहुत दिक्कत आई है, आप कोई कंपटीशन अचीव नहीं कर पा रहे, नाम नहीं कर पा रहे, ये आपको सीधा सीधा प्रेडिक्शन दिखा रही है, ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ। आपको करियर में दिक्कत आ रही है ना, अब देखो करियर जो है वो तीसरे घर से 8वां पड़ता है, यानी कि 6-8 की टक्कर पे ये तीसरा और 8वां घर है। जो भी प्लैनेट आपके तीसरे और 8वें में बैठ जाएंगे, आपके नाम को नहीं बनने देंगे, सिंपल। तो आपको सबसे बड़ा ये थंब रूल अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जीवन में चीजें आगे मिल जाएंगी, और फिर आपको उससे जुड़ी हुई फायदे भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप बीच में मुझे थोड़ा हैंड रेज करिए ताकि मैं पानी वानी पी लूं, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हैंड रेज कर दीजिए ताकि फिर हम लेते हैं आपके। किसी का भी नहीं है, आप उस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जो पहली बार ही सुनता है ना किसी चीज को, उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, या फिर ये समझ नहीं आएगी चीजें। ऐसा नहीं है। ज्योतिष के नियम वही होते हैं, बताने का थोड़ा सा तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुंडली के 12 ही भाव होते हैं, चाहे आप बीएनएन सीख लो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी के ब्रांच सीख लो, 12 भाव है, 9 ग्रह। जो हम वैदिक सीखते हैं उसमें नक्षत्र भी ऐड कर देते हैं, उनके पदार्थ भी ऐड कर देते हैं, तो वो बढ़ जाता है, एक एलैबोरेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसमें प्रिडिक्शन करनी थोड़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, कर ही नहीं पाते लोग उसमें, इतने सारे 50 थंब रूल लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आपको आपको एक ग्रहों को स्थापित करना है, ऐसे ही 1 नंबर से। उसके बाद आपने सीधा सीधा ये देखना है, आज के जो मैंने थंब रूल मेन बताया है, कि मान लीजिए चौथे घर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, कि आपको घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप घर में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हो रहे हो, आपको घर में जो है मदर का सुख नहीं मिला, गाड़ियों का सुख नहीं मिला, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, तो उसका कारण जो है ना वो आपका 11वां घर है। इस चीज को समझिए, ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है। अब ये 11वां घर अगर प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये 11वां घर जो है वो अर्निंग का है, मतलब आपकी अर्निंग में कहीं ना कहीं कुछ पंगा है, कुछ कमी है कि आप अपनी को पूरी नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, 11वें घर की जो भी चीजें हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। जैसे आप पहले घर को, अपनी हेल्थ को ले लीजिए कि ये मेरी हेल्थ है। तो आप अगर बीमार रहते हो तो इस हेल्थ का जो जड़ है ना, जो उसकी पीड़ा है, वो 8वां घर है। कि आपकी कहीं ना कहीं जो आपके जो लोअर पोर्शन है आपकी बॉडी का, वहां पे दिक्कत है। आप अपनी लाइफ में चीजों को ज्यादा जो स्टोर कर लेते हो, छोड़ते नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही। तो इस ये पॉइंट से मैंने आपको समझाया है कि पहला भाव आपकी हेल्थ के लिए होता है, स्पेशली हेल्थ के लिए, जिसको मैंने राजा बोला है। नेचुरल है ना कि अगर आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, आपका शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो आप जीवन के हर सुख को भोग लोगे। दूसरे घर को हमने क्या बोला है कि आपका बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा कैसा निकलेगा आपका, किस तरह का निकलेगा? दूसरा घर फूड का है, फिनेंस का है, फैमिली का है, एसेट्स का है, खाने का है। अब ये जो आपका बुढ़ापा, आपको बुढ़ापे में खाना कैसे मिलेगा, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज जमा होंगी, आप जब जीवन में कितनी चीजों को जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, भोग पाएंगे। तीसरा घर आपके करेज का है, पराक्रम का है, हॉबीज का है, रिस्क का है। आप अगर जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये तीसरा घर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप डरते हो हर चीज से। कोई भी चीज जो है वो सिर्फ सोचते ही सोचते हो, सिर्फ प्लानिंग्स ही प्लानिंग्स है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। कौन बता रहा है? चौथा घर बता, तीसरा घर बता रहा है। चौथा घर क्या होता है? तो मैंने आपको बोला कि माँ का घर है, ये आपकी माँ का घर है, आपके अपने घर का, जो आप अपना घर बनाते हो मेन, ठीक है, वो है ये चौथा घर। आपके चौथे घर का दुश्मन कौन है? 11वां घर। 5वां घर संतान का, आपके वो संतान जब पैदा होगी, जो भी आपकी पहली संतान, 5वां घर, दूसरी संतान 7वां घर, तीसरी संतान 9वां घर। ये तीनों घर, ये पूरी कुंडली आपकी किस भाव से जुड़ी हुई है? लगन से जुड़ी हुई है। भोग कौन कर रहा है? बच्चा कौन पैदा कर रहा है? बच्चों का सुख कौन ले रहा है? पैसा कौन कमा रहा है? पैसों का सुख कौन ले रहा है? आप ले रहे हो ना, पहला भाव। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हर भाव का एक मित्र घर होता है, हर भाव का एक शत्रु घर होता है। तो यहाँ पे हमारी लाइफ की जो आज की क्लास है, ये इस चीज पर ही मैंने डिजाइन की है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैंने सीधा सीधा बता दिया है कि ये जो 12 भाव है, ये सारे के सारे 12 भाव किसी ना किसी शत्रु की वजह से परेशान हैं। तो 5वें घर के आपके बच्चों का शत्रु भाव 12वां घर है आपका। छठा घर आपके जॉब जॉब का है, लोन का है, बीमारी की स्टार्टिंग का है, रोग कैसा होगा ये बताएगा। आप देखेंगे छठा घर जब रोग, ऋण और शत्रु के लिए बोला जाता है, ठीक है, जब केतु जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठ जाए, जो कि पक्का प्लैनेट बताया गया, बुध का घर है, ठीक है, मैंने बताया ना तीसरा और छठा घर बुध का है, पक्का कौन है? केतु है। अब केतु खुद ही बैठ गया यहाँ पे, ये जीवन में आपकी इतने ज्यादा छोटी 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 बीमारियों में आपको जीवन में घेरे ही रखेगा। आपको हॉस्पिटल के पैदाइशी पैदा होने के बाद से चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। तो जीवन में क्या कर रहे हो आप? छठे घर को केतु ने जगा दिया, पक्का प्लैनेट है ना, तो उसकी सिग्निफिकेशन यहाँ बहुत हाई हो जाएगी। 7वां घर पति पत्नी का है, आपके ना सपोर्ट सिस्टम का है, सपोर्ट सिस्टम जो आपकी पत्नी देती है, ठीक है। 8वां घर आपके ससुराल का होता है। 8वां घर आपके उन अ, अनचाहे मामलों का है, जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं बताना चाहते, चाहे वो आपकी लॉटरी लगी हो, चाहे आपने कोई बहुत बड़ा कोई इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपके पास कोई भी एंसेस्टर या कोई भी ऐसा, जैसे कहते हैं ना, अचानक से आपको कोई खजाना जो मिलता है, वो बताना नहीं चाहोगे आप। 8वें घर की चीजों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप डिस्क्लोज मत करिए, उसको ढक के रखिए, हमेशा वो नहीं ओपन होनी चाहिए, बिकॉज वो आपके लगन से 8वां है, ये आपको पीड़ा दे देगा, स्ट्रेस दे देगा आपको, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। 9वां घर ज्ञान का है, आपके नॉलेज का है, ब्लेसिंग का है। जीवन में जितने भी तरह के आप पाठ पूजा करते हो ना, ये आपको 9वां घर कराता है, पाठ पूजा, ठीक है। अब ये पाठ पूजा के बाद आप जीवन में जो कर्म करते हो वो 10वें घर से करते हो। 11वें घर से फायदा उठाते हो कर्मों का, अर्निंग। 12वें घर में खर्च करते हो जाके, इसीलिए इसको सुख भाव कहा गया, नींद का भाव कहा गया है। कि ये एक इंसान सुबह उठता है 1 नंबर से, फिर वो जाके पैसे के लिए काम करता है, पराक्रम करता है, फिर उसके बाद वो गाड़ी में जाता है। आप इस पूरे भावों को अपनी लाइफ के साइकिल के साथ जोड़कर देखिए, ये पूरे दिन का साइकिल है आपका, पूरे दिन का साइकिल है, जो यहाँ 12वें घर में खत्म होता है आके, यहाँ आके आप रात को
सो जाते हो। तो ये कुछ लाल किताब के मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। असल में ये ऐसे ही पढ़ी जानी चाहिए, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे चेंज करना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आपका ये जो कुंडली है, ये जो आपको कुंडली दिख रही है, आप इस कुंडली में देखिए कि ये जो 1 नंबर है, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6, ये जो भाव हैं 1 से लेकर 6 तक, ये जो भाव हैं 1 से लेकर 6 तक, ये आपके राइट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको दिखाते हैं? राइट बॉडी को, आपकी बॉडी का सीधा हिस्सा, यानी आपके ब्रेन के राइट वाले हिस्से को ये बॉडी, ये वाली कुंडली आपकी इम्पैक्ट कर रही है। जब भी किसी को पैरालाइज होगा, जब भी किसी को लेफ्ट साइड में जो पैरालाइज होता है, तो राइट साइड के ये प्लैनेट्स मैलेफिक होते हैं। हमेशा हमें पैरालाइज राइट में हो रहा है तो उसका सारा इम्पैक्ट राइट लेफ्ट से आया है। अगर हमारा लेफ्ट में पैरालाइज हुआ है तो वो राइट साइड से डिफेक्ट की वजह से आता है। ये दोनों जो भाव हैं 1 से 6, 7 से 12, ये बहुत सारी कहानियों को बताता है एज पर लाल किताब। जैसे कहा गया कि 1 से 6 भाव जो है, इनको पहले भाव गिनिए, फर्स्ट हाउसेस गिनिए। ठीक है, ये आपकी जिंदगी के वो पहले भाव हैं जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए आपको इनके थ्रू आगे जाना ही पड़ेगा। इनको पार किए बगैर आप अगली जर्नी डिसाइड नहीं कर सकते। 7 से 12वां घर जो है, ये आपके वो भाव हैं जो आपकी बॉडी के लेफ्ट हिस्से को रूल करते हैं। अगर आपके लेफ्ट हिस्से में बॉडी में कहीं पे भी कोई दर्द है, कहीं कोई निशान है, कहीं कोई कट है, आप चेक कर लीजिए। आपको 7 से 12 में जो प्लैनेट हैं, उन्हीं के बॉडी में आपको वो चीज मिलेगी। ये भाव जो है, ये कुंडली जो है, वो 2 हिस्सों में बांटी जाती है हमेशा। ये जो हमारा 1 से लेकर, अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 से 7वां घर आधा, ये हमारे फर्स्ट हाउस मॉर्निंग हाउस है, जब सूर्य उगता है, इसको बोला गया सूर्य, इसीलिए सूर्य को एग्जॉल्ट किया गया यहाँ पे, इसीलिए पक्का प्लैनेट बताया गया। ये जो आपका 12वां घर है, ये जो 12वां घर है, ये साउथ ईस्ट है। सूर्य ईस्ट से उगता है, जिसको पहला घर बोलते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ जाता है, फिर वेस्ट साउथ, थोड़ा और साउथ साउथ ईस्ट की तरफ जाता है, देन वेस्ट में आता है, वेस्ट से वो कहाँ घूमता है? आप अगर ध्यान से देखेंगे कि सूर्य को जो है वो 10वें घर में दिग्बली कहा जाता है। यहाँ सबसे अच्छी प्लेसमेंट बताई गई सूर्य की, बिकॉज ये जो सूर्य है ना, इसका समय जो है वो दोपहर के 12 से 2 बजे का समय है, जब सूर्य अपने पीक पे होता है आपकी लाइफ में। जब सूर्य यहाँ पे होता है तो आपको बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बिठाता है ले जाकर, बड़ा नाम देता है, बड़ा चेहरा देता है आपको। आपके जीवन में अगर हम करियर को लेकर कोई बात करते हैं, अगर किसी के जीवन में करियर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो 2 हाउसेस के साथ लाल किताब ने जोड़ा है। वो है आपका 10वां घर और एक है आपका दूसरा घर। इन दोनों घरों में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, इन दोनों घरों में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, तो आपको या तो गुरु को देखना पड़ेगा, दूसरे घर के लॉर्ड पक्के प्लैनेट को, या शनिदेव को देखना पड़ेगा। इन दोनों ने ही आपके सारे करियर के बारे में कच्चा चिट्ठा खोलना है। अगर इन दोनों में से, मान लीजिए ये एग्जाम्पल कुंडली है, इसमें दूसरे घर में मून केतु है, लेकिन 10वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये एक कमजोर करियर बताया जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। आप देखेंगे 10वें घर में प्लैनेट है, दूसरे घर में नहीं है, तो भी ये आपके कमजोर करियर की तरफ इशारा करते हैं कि आप जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि कौन सा करियर करें, किस प्रोफेशन में जाए। अगर आपके पास 10वें घर में कोई भी अच्छा प्लैनेट नहीं है, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, मान लीजिए यहाँ गुरु है जो शनि के शत्रु है, तो ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप शनि के जुड़े हुए कार्य करने शुरू करें। क्योंकि मैंने जैसे आपको एक थंब रूल बताया है कि किसी भी भाव में बैठा हुआ प्लैनेट वहां के पक्के प्लैनेट के तौर पर काम करेंगे, उनके थ्रू करेंगे। जीवन में कोई भी करियर से जुड़ी हुई दिक्कत है, कर्मास पे यानी शनिदेव पे काम करें। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? कहीं नीच के तो नहीं बैठे, कहीं पे वो शत्रु के साथ तो नहीं बैठे। अगर वो जहां भी बैठे हैं उससे जुड़ा हुआ आप प्रोफेशन भी अपना लेंगे तो आपको जिंदगी में बहुत सारे फल मिल सकते हैं।
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट करियर के विद रिस्पेक्ट आप लोगों के साथ चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग जो है किसी करियर को या किसी भी भाव को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। एक मैंने और इम्पोर्टेंट थंब रूल देखा है लाल किताब में जो कि बहुत काम करता है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो वीडियोस बनाते हैं, उसमें बात करते हैं कि जीवन में ना हमें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है, आपका जीवन में जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं है, आपके जीवन में कंसंट्रेशन नहीं। हमेशा आपकी कंसंट्रेशन को हिलाने वाला जो प्लैनेट होता है वो 8th का प्लैनेट होता है। वो कंसंट्रेशन क्यों हिलाता है आपकी? आप देखिए, ये जो आपका 8वां घर है ना, इसको ना फोकस पॉइंट चश्मा या आंखें बोला गया है 8वें घर को लाल किताब में। अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह की भी क्लैरिटी नहीं है, जीवन में कोई भी चीजें करने में आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते, जीवन में बैंक बैलेंस 0 है, आपको 8वें घर की चीजों पे ध्यान देना चाहिए, आपको उनको अलाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे राहु और जुपिटर बैठे हैं, ये व्यक्ति क्या कहेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखा है, ये सीखना कहाँ से है? बहुत कुछ क्या है? जुपिटर राहु, बड़ा ज्ञान, बड़ा गुरु, बड़ा चेहरा, लेकिन इनके लिए 0। ठीक है, तो इसका मतलब उनको अपने कहीं ना कहीं अपने ज्ञान पे बहुत अहम होता है। जब जुपिटर राहु होता है तो गुरु को अपने ज्ञान पे बहुत शायद अहम हो सकता है, ठीक है, प्राउड हो सकता है। इसको नेगेटिव ना लेकर ये कह सकते हो कि हो सकता है वो सोच रहा हो कि जो मैं जानता हूं वो शायद उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो ये आपकी क्या कर रही है, आपके फोकस को ब्लर कर रहा है। आप किस चीज का चश्मा चढ़ा रहे हो अपनी आंखों पे, आपके आंखों पे किस चीज का चश्मा है, किस रंग का चश्मा है, ये 8वां घर बताता है कि आपकी दृष्टि, आप अपनी जिंदगी में जो कंसंट्रेशन जो पावर लेकर काम कर रहे हो वो क्लियर क्यों नहीं है, 8वां घर बताता है। जिस दिन आपने 8वें घर को अलाइन किया, आपके करियर में, नाम में, ज्ञान में, आपके जीवन में जितने भी खजाने हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। ये 8वें घर की एक ब्यूटी है जो कि कहीं ना कहीं आपको जो है आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। तो 8वें घर की रेमेडी करने से पहले, डोनेशन करने से पहले, दबाने से पहले, बहाने से पहले 1000 बार सोचिए। ठीक है, जैसे एक बताया गया कि आप किसी प्लैनेट को अगर शिफ्ट करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा प्लैनेट, ये मैंने थंब रूल देखा है। पहली बात तो किसी प्लैनेट को आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप पहले घर के प्लैनेट को उठा के 10वें घर में, 10वें का 12वें में, ऐसे नहीं होता है। आप इसको सिंबॉलिक वे में शिफ्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप पहले घर में कोई प्लैनेट पहुंचाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि सूर्य आपका नीच का है, ठीक है, 7वें घर में बैठा है। अब आप उसका जो चीजें हैं वो गले में पहनना चाहते हो, मान लो रूबी पहनना चाहते हो, लाल रंग का धागा पहनना चाहते हो, गले में पहन लो। तो सूर्य पहले घर का फल देना शुरू कर देगा, बिकॉज ये जो हमारा सर है, ये हेड है, इस पे रेड कलर का कुछ लगाना शुरू कर दोगे तो ये सूर्य क्या करेगा, पहले घर का फल दे देगा। ये जो आपका हेड क्राउन एरिया है, दिस इज फर्स्ट हाउस। तो जब सन को या किसी भी अच्छे प्लैनेट को आपने क्राउन पे लेकर जाना, चाहे वो गुरु हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, इनको कहाँ लेकर जाना है, क्राउन पे, तो फर्स्ट हाउस में लेकर जाना है। यानी कि फर्स्ट आप अपने फेस के आसपास उस रंग की बिंदी लगा लो, उस रंग की चीजों को लगा लो। अब ये कमांड कहाँ से आ रही है, आप, ये कोई प्लैनेट शिफ्ट नहीं हो गया, सूर्य 7वें में है, सूर्य 7वें में ही रहेगा। सिर्फ आपको एक सिंबॉलिक वे में आप अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे रहे हो कि मैंने सूर्य को एक्सॉल्ट कर दिया है फर्स्ट हाउस में, मैं उसको ले आया हूँ। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स को बताया गया है लाल किताब में, ये क्यों बताया गया कि आप किसी भी प्लैनेट के पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो अपनी जिंदगी में ला पाए। जैसे दूसरे घर में, यानी कि गुरुद्वारे, मंदिर में, रिलीजियस प्लेस पर, या 9वें घर में कोई चीज पहुंचानी है तो वो आप मंदिर में दोगे। वो किसको दो, वो मंदिर में दोगे आप। तो जब भी आप कोई भी चीज मंदिर में पहुंचाते हो वो आपका दूसरे घर में पहुंच जाती है और 9वें घर में पहुंच जाती है। जब भी आप कोई लेफ्ट हैंड में चीज पहनते हो तो वो आपके 11वें घर में चली जाती है। जब भी आप कोई चीज राइट हैंड में पहनते हो तो वो आपके तीसरे घर में पहुंच जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिए हमेशा, आप कोई भी चीज जब राइट में पहनते हो यानी तीसरे घर में ले जा रहे हो तो उसकी दृष्टि सीधा 9th हाउस पे पड़ रही है। जो भी चीज आप स्थापित करने जा रहे हो राइट हैंड में, ये समझ लीजिए
कि वो यहाँ बैठे प्लैनेट, 9वें में बैठे प्लैनेट का शत्रु नहीं होना चाहिए। मान लो कि शनि आपके बैठे हुए 9वें घर में, आपने तीसरे घर में रूबी पहन लिया, ठीक है, तो ये अपने आप में एक डिजास्टर हो गया। ये जो तीसरे घर का असर है वो 9वें घर में जाता है, 11वें घर का असर 5वें घर में आता है। ये क्रॉस में काम करते हैं, तीसरा 9वें से जुड़ा है, 11वां 5वें से जुड़ा है। आप जब लेफ्ट हैंड में कोई चीज डालोगे, बच्चा बीमार होना शुरू हो जाएगा आपका। आपने अगर कोई पाप किया हुआ है, कोई पूर्व में कुछ ऐसा गुनाह किया हुआ है, तो वो जाग जाएगा भाई। ये इतना आसान नहीं है प्लैनेट्स को कहीं पे शिफ्ट करना। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर पहनना ही है आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप 3 धातु का छल्ला पहन सकते हो। नैसर्गिक है, कोई भी पहन सकता है, कोई इशू नहीं। आप स्टील का कड़ा पहनिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप तांबे का कड़ा पहनना चाहते हो, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नीलम पहन रहे हो, आप कोई भी नेगेटिव जो प्लैनेट्स हैं उनके स्टोन पहन रहे हो, तो ये सोचकर पहनिए कि ये तीसरा और 11वां भाव आपके 9वें और 5वें घर को अफ्लिक्ट करने वाला है। आप अपने राइट साइड में कोई भी चीज पहनते हो, वो सारी की सारी 9वें घर में, लेफ्ट में पहन रहे हो, आपके लेफ्ट पार्ट में दर्द करना शुरू कर देगा। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप हमेशा जब भी किसी भी तकलीफ से निकलो, बहुत सारी तकलीफें हमारी जिंदगी में होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से हम ज्योतिष सीखते हैं। मैंने भी सीखी और ठीक किया उसको अपनी जिंदगी में, बहुत सिंपलीफाई किया, और बहुत सारे हजारों लोगों की लाइफ में जब मैं आज चेंज देखती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग जब किसी को नॉलेज देते हैं तो उसमें कंजूसी क्यों करते हैं। जब हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो देते हुए नहीं थके, उन्होंने पता नहीं कितना ही ज्ञान जो है वो शास्त्रों में छोड़ दिया, जो आधा आधे अधूरा ही है अभी भी हमारे पास। हम सभी ऋषि संतानें हैं, ज्ञान देने से परहेज क्यों। आप फीस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीट तो दो। आप आप लोग नहीं जानते हो कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, तो आप लोगों ने मेरी उस इंटेंसिटी को देखा होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि उसको किसी तरीके से आपके डाल दिया जाए दिमाग में, आपको उसका बस समझ में आ जाए, ये मेरा एक कोशिश होती है। इसीलिए मैं कभी क्वेश्चन से नहीं डरती हूँ। जितनी बड़ी, यहाँ पे भी 67 लोग इस समय बैठे हुए हैं। आप लोग ये समझिए कि आप में से ही कितने दिग्गज हो सकता है मेरे को सुन रहे हो। हर व्यक्ति जब किसी की कोई क्लास अटेंड करता है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए करता है। तो इसलिए मैंने कभी भी किसी चीज को बहुत कोई रिसर्च किया है, मेरे को बहुत अच्छी कोई कोई थंब रूल लगा है, सिंपलीफाई किया है, मैंने ये नहीं सोचा कभी कि वो पब्लिक में ना जाए या किसी को समझ में ना आए, या उसको दबा के रख लो, समझा के रख लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी सीखिए, समाज में वो चीजें दीजिए। हम लोगों की भी बहुत सारी मजबूरियां होती है कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं उसको कमर्शियल लेवल पर लेकर जाना होता है। फिर भी मुझे खुद स्टूडेंट जब बोलते हैं कि आपके कोर्सेज जो है, आपकी जो फीस है वो बाकी लोगों से उस तरीके से जो है हमें मिलता है, मैंने हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की है कि सीखो, लोगों को भी सिखाओ, कॉपी मत करो। आप हमारे चैनल से, किसी के भी चैनल से जितने मर्जी नोट्स बनाओ, बनाओ जितने बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि उसको ना कुछ नया रूप देकर उसको सोसाइटी में दो। इतने लोग हैं जो सीखने के लिए बैठे हैं। मैंने अपनी लाइफ के अगर इतने साल दे दिए, और अभी भी पता नहीं कितने साल और देने हैं, मेरे को देने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, आग के दरिया में पैर रख दिया। 8वां घर क्या होता है, मंगल का होता है। तो मैं इसको बोलती हूँ आग का दरिया है, इसमें पैर रखा है हमने अष्टम में। तो एक जो कहते हैं सोना है ना, जब जलता नहीं है जब तक, तो कुंदन नहीं बनता जब तक। इसीलिए आप जब ज्योतिष सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग जब सीखते हो, सबसे पहले आपकी नेगेटिविटी बाहर आती है। आप बीमार होते हो, आपको नजर लगती है, आपको नेगेटिव चीजों का जो है वो, और आपको नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारी स्टार्टिंग में चीजें मैंने फेस करी। जब हम वास्तु के लिए जाते हैं, जब हम वास्तु किसी का मैप देखते हैं, आपको लग रहा है वो पेपर का टुकड़ा है, हमें लग रहा है कि ये एक शीट ही तो है, लेकिन आप नहीं जानते हो उस व्यक्ति का, उसमें पूरी एनर्जी है, उसकी पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, ठीक है। तो हम लोग जब रेमेडीज की बात करेंगे, रेमेडीज आप लोगों को बता दूं मैं थोड़ी सी, ताकि आप लोग रेमेडीज भी करो, और जो भी मैंने आप लोगों को थंब रूल्स बताए उनको अप्लाई करो। सीधा सीधा रेमेडीज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ।
हालांकि इसमें लाल किताब में 5-6 तरह से रेमेडीज बताई जाती हैं, जला के, पहन के, बहा के, फिर उसके बाद उसका दान करके, उसकी पालना करके, बहुत सारे तरीकों से रेमेडीज बताई जाती है। आप लोग जो बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर आप जीवन में किसी भी चीज से जुड़ी हुई तकलीफें झेल रहे हो, स्पेशली अगर आपको हेल्थ से बहुत सारी जुड़ी हुई चीजें हैं, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है आपकी, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, खास खास कर लाल किताब की ऐसी क्या रेमेडी की जाए कि आपकी जो है वो हेल्थ इंप्रूव हो। तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक फंडा देखना है कि आप अपने मंगल को देखेंगे। ठीक है, आप अपने मंगल को देखेंगे। अगर आपके मंगल कहीं पे भी किसी भी तरीके से राहु केतु और शनि के साथ जुड़े हुए हैं, आप बीमार हो, आपके अंदर इतनी शारीरिक क्षमता नहीं है कि आप भार उठा पाए, आप कोई भी जो है चीजें कर पाए, या आपके लिए परेशानी वाला काम है, तो आप बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी आप बीमार हो जाओगे, बहुत जल्दी जो है छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपको तो ये सब आपको कहाँ कौन दिखाता है, ये आपको मंगल दिखाता है। अब मंगल के लिए रेमेडी क्या की जाए? मंगल जो है वो लाल चीजों को दिखाता है। मंगल कॉन्फिडेंस लो कर देता है आपका कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा। ये सब आपकी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? ये मंगल से आती है। तो आप देखिए मंगल के साथ जो भी प्लैनेट है उनकी चीजें आप ले जाकर, अगर वो राहु केतु और शनि है, तो पब्लिक में डोनेट करिए। राहु की चीजें होती हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, राहु की चीजें होती हैं जैसे अल्कोहल, होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। इसके साथ केतु की चीजें होती हैं केले और खट्टी चीजें, ठीक। शनि की चीजें होती हैं ब्लैक तिल, आयरन का सामान और ब्लैक उड़द। आपके मंगल के साथ किसी भी तरीके से अगर ये तीनों प्लैनेट है तो आपकी हेल्थ खराब है, ये मानकर चलिए, तो आपको ये चीजों की डोनेशन पब्लिक में कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो भी बोल पा रहे हैं, मैंने मेरे पीछे अभी भी बैठे हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहती है। गुरु कृपा होनी आपके ऊपर बहुत जरूरी है। आपको जीवन में जो सिखाते हैं लोग, जो पढ़ाते हैं, आप नहीं उनका सम्मान कर सकते, आपको नहीं वो अच्छे लगते किसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बुरा भला नहीं कहेंगे किसी के धर्म को, किसी के ज्ञान को आप छोटा नहीं कहेंगे। ये आपके गुरु की अवहेलना है। आपके ब्लेसिंग्स कम हो जाती है लाइफ में अगर आप गुरु को गाली दे रहे हो, किसी के धर्म को गाली दे रहे हो, या किसी के ज्ञान को गाली दे रहे हो, अरे इसको क्या ही आता है, ये कल क्या है, इसको क्या ही पता होगा। ये कंपैरिजन जो है आपके जुपिटर को वीक करता है आपकी लाइफ में, आपके डीएनए सिस्टम को कमजोर करता है। आपके आने वाली जो संतान है वो बहुत सारे डिफेक्ट के साथ पैदा होगी। क्या किया जाए ऐसे में? जब जब भी आप जुपिटर के साथ शुक्र को, गुरु केतु को, राहु को, शनि को देखोगे, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की कमी है, धीरे मिलेंगी, शायद मिले ही ना, ऐसा है। आपको इनको भी सेम प्रोसेस से ही डोनेट करना है। चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप सैटरडे करिए, आप डेली करिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, एक मुट्ठी से ज्यादा कोई चीज डोनेट नहीं करनी है। अगर जीवन में बहुत बीमार रह रहे हो, 43 डेज आप लगातार ब्लैक चीजों की डोनेशन कर दीजिए, उधर से मीठा खाना बंद कर दीजिए, ये आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। जब ब्लेसिंग्स की कमी होती है, ज्ञान की सम्मान करना शुरू करिए, और साथ के साथ कोशिश करिए कि राहु केतु शनि की चीजें जो है, चाय पत्ती, कॉफी, खट्टी चीजें, ब्लैक चीजें खानी बंद करिए। और इनको जो भी चीजें जब आप पब्लिक डोनेट करते हो, तो आप प्लीज उसको जो है खाइए मत। जब आप डोनेट कर दिया ना, तो मतलब छोड़ दिया आपने, समझ आई ना? अब आप उसको फिर खाए जा रहे हो। ये जो आप पब्लिक जो होती है, पब्लिक क्या होती है पता, कौन सा भाव होता है पब्लिक? पब्लिक फोर्थ हाउस होता है। आप वहां पे जल प्रवाहित करोगे तब भी फोर्थ हाउस की एक्टिवेशन होगी। आप अगर पब्लिक में डोनेट करते हो, वो भी चौथे घर में पहुंच जाएगी। चौथा घर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा यानी माँ, सबको संभाल लेती है, ठीक है। सूर्य, आत्मा दूषित है, नाम नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, जीवन में पिता का प्यार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सूर्य के साथ शत्रु है, शुक्र है, राहु है, केतु है। आपके जन्म के बाद एक ही पीड़ा है, इस जन्म नाम नहीं मिला, बदनामियां बहुत मिली हैं। बिना मतलब ने गवर्नमेंट ने रेड डाल दी, बिना मतलब से गवर्नमेंट के एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, फंस गए। कारण मैंने बता दिया।
चंद्रमा और सूर्य दोनों के साथ जब राहु केतु शनि या शुक्र हो, आपको सिंपल इनकी चीजें कभी भी लाइफ में नहीं खानी चाहिए। ये मैंने देखा है। लोग गलती कहाँ पे करते हैं, शनिदेव टेम्पल पे दाल चढ़ा के आते हैं या कोई भी चीज चढ़ा के आते हैं, आते आते दाल मखनी घर में बनाते हैं और उसको लच्छे परांठे के साथ खाते हैं। दिस इज वेरी वेरी बैड थिंग। जब आप कोई चीज अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, उसको कम कर रहे हो उसकी एनर्जी को, तो आप उसको कैसे खा सकते हैं? अभी तो अर्पित किया मैंने, अभी तो मैंने प्रे की कि मेरी जिंदगी से तकलीफें दूर करो, अभी अभी फिर आप दाल मखनी खा रहे हो। ठीक है, समझिए कि वो क्यों प्लैनेट आपको इम्पैक्ट नहीं करता। आप मीठा बांट के आ रहे हो, बूंदी बांट के आ रहे हो, आते आते उसी में से एक मुट्ठी भर के घर में ले आए। क्या कर रहे हो आप? एक तरफ तो हनुमान जी से प्रे कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। आप हनुमान जी से जब प्रे करते हो हेल्थ के लिए करते हो, वो आपको बल देते, बल के देवता है हनुमान जी। तो आप क्या कर रहे हो? साथ के साथ मीठा भी खाया जा रहा है। तो वो चीज आपको नहीं खानी चाहिए जब तक आप उसकी डोनेशन कर रहे हो, खासकर उस दिन तो बिल्कुल मत खाइए। ठीक है। मून और सन जो है, जब इनके साथ मेलेफिक्स हो जाते हैं, राहु केतु शनि या इनके शुक्र जैसे प्लैनेट आते हैं, चार इनके अति शत्रु है। आपको सिंपल सा, जब भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्रमा ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो आपको उस समय अपने वेट का 10th पार्ट, कम से कम 10th पार्ट 7 तरह के अनाज लीजिए, और साल में 2 बारी आए 3 बारी आए तो आप इसको गौशाला में जाकर डोनेट कर दीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाली, जो आप अब आप उसको रिलेट कर पाएंगे। लाल किताब इज वेरी ब्यूटीफुल, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बताती है लोगों के जीवन में। मैं भी अगर चाहती तो आज 10-12 आपको मैं निशानियां देके क्लास को फुल फ्लेज्ड कर देती। इतनी एनर्जी आपको दे रही हूं मैं सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन से कोई कष्ट निकल जाए। लाल किताब उसमें बहुत हेल्प करती है। आप लोग जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आप लोगों को चैट सेक्शन में दे दिया, वहां से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हो। दूसरी चीज कि वीनस जो पैसे को दिखाता है, रिश्तों को दिखाता है, प्यार मोहब्बत को दिखाता है, अगर उसके साथ सूर्य है, ठीक है, वीनस का सबसे अति शत्रु प्लैनेट सूर्य है और राहु है, तीसरा है गुरु। आप देखेंगे जीवन में जो रिश्ते हैं ना, टोटली फ्रॉड है, टोटल ही दिखावे के, सच्चाई नहीं है। वो देख के ही कह रहा है पार्टनर कि मैं तो भाई तेरे बिना नहीं जी सकता, और आपकी पीठ होते ही वो कुछ और ही कर रहे हैं। ये चीजें जो है आपको वीनस को बचाने के लिए उसके शत्रुओं को हटाना पड़ेगा। इसमें रेमेडीज मशनूई प्लैनेट से भी होती है, कुर्बानी के बकरों से भी होती है, मैं हर तरह से बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत इनिशियल हमारा ये वेबिनार है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई कि आप इस तरीके से करिए। ठीक है। मरकरी स्पीच, बिजनेस, आपकी बेटी और आपकी जुबान, ये सब चीजों का कारक प्लैनेट है। तो मरकरी के जो जब मरकरी किसी भी तरीके से शत्रुओं के साथ आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुध जो है उसके शत्रु जुपिटर है, और चंद्रमा के साथ इसकी नहीं बनती। आप देखोगे कि आप अपने घर में जब बर्ड्स पालना शुरू कर दोगे, आपके घर में जब कबूतर बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाए, जब आप बहुत सारे चिकन खाना शुरू कर दो, बुध खराब है आपका। ऐसे में मैं कहती हूँ कि बुध को संभालिए, यानी अपनी जुबान को संभालिए। आपको स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है, आपकी बेटी को कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। आपको बर्ड्स को फ्री करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। जितना हो सके बर्ड्स को फ्री करिए। छोटी कन्याओं को जितनी ज्यादा उनकी डेली ब्लेसिंग्स ले सकते हो लीजिए, अगर नहीं ले सकते हो तो माँ दुर्गा साक्षात जो है वो कन्या का एक रूप है, वो उनका आशीर्वाद लीजिए। वो सिर्फ माँ ही नहीं है, वो कन्या के रूप में भी पूजन किया जाता है उनका। शनि, सबसे अति शत्रु शनि के जो हैं वो चंद्रमा है और सूर्य। शनि जब चंद्रमा और सूर्य के साथ होता है, जब आपके करियर की बैंड बजा देता है, करियर बेड़ागर्क कर देता है। आपको शनि की चीजें, करियर को बचाना है, तो जब भी ग्रहण हो उस समय पर, जैसे चंद्रमा और सूर्य के लिए रेमेडी बताई है, सेम ग्रहण पे आपको इसकी भी करनी चाहिए। ठीक है। ब्लैक आइटम्स को आप पहन सकते हो, अपने पास रख सकते हो, लेकिन अगर आपके चार्ट में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सैटर्न खराब हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत है उसके शत्रुओं को अलग करने की। सीधा सीधा कर सकते हो, कोई ज्यादा आपको थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। क्योंकि जब आप कोर्स सीखोगे उसमें आपको पूरे ग्रामर की पूरी वेरिफिकेशन आ जाएगी, देन आप चीजें कर सकते हो।
नेक्स्ट राहु की बात करें तो राहु आपके चार्ट में दादा परदादाओं को दिखाता है आपके। तो राहु जब नीच के होते हैं, 9वें घर में आ जाए, राहु 11वें घर में आ जाए, राहु आपके 12वें घर में आ जाए, खराब ही है, राहु का स्थिति खराब ही है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भिखारी को, कोढ़ी को कभी तंग ना करें, किसी सफाई कर्मचारी को कभी तंग ना करें, उनकी सेवा करिए जितनी कर सकते हो। जितनी कोढ़ियों के लिए, भिखारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल उनको डोनेट कर सकते हो उतना करिए, आपके राहु बहुत अच्छा फल देता है। केतु जो है वो सीधा सीधा आपकी रूट कॉज को दिखाता है, आपकी लाइफ में वंश को दिखाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत पसंद आया था सबको। केतु आपकी जड़ है, आपका गुरु जो है वो आपका अगर डीएनए है तो उस डीएनए को, उस डीएनए के रूट कॉज की जड़ को, यानी कि वो डीएनए खराब है कि अच्छा है, वो केतु बताता है। आपके चार्ट में केतु मंगल के साथ हो, शनि के साथ हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी बच्चों से जुड़ी हुई तकलीफें रहती हैं। आपको ना कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस से निकलना पड़ता है जीवन में, एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में आप रहते हो कि जिसका आपको पार नहीं मिलता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट खराब हो रहा है उसके जानवरों से भी आपको बच के रहना चाहिए। जैसे सूर्य खराब हो रहा है चार्ट में तो आपको बंदरों से बच के रहना चाहिए, बंदर आपको चोट पहुंचा देंगे, काट लेंगे। चंद्रमा है तो आपको घोड़ों से बच के रहना चाहिए। शुक्र है तो आपको गाय से बच के रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी चोट खाई होगी किसी ना किसी जानवर से। अब उस जानवर से भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट इतना ज्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है। शनि क्या है? शनि काला कौवा है, या फिर शनि जो है वो भैंस को भी दिखाता है। तो 4 पैर वाले जो जानवर वो शनि के होते हैं, असल में शनि और शुक्र के होते हैं 4 पैर वाले, जो बड़े जानवर होते हैं, छोटे नहीं बड़े वाले जानवर। ठीक है। तो भैंस से बच के रहना चाहिए, बैल से बच के रहना चाहिए, ये आपको चोट पहुंचा देंगे। मरकरी आपको किसी ऐसे इन्फेक्शन से निकलना हो सकता है। जो पेट्स होते हैं ना, ये भी बुध के साथ, पक्षी और पेट्स जो होते हैं, कुत्ता बिल्ली, ये सब जो है, बिल्ली स्पेशली राहु के साथ, केतु के साथ कुत्ता, और मरकरी के साथ पक्षी, और साथ साथ आप राहु के साथ जैसे मैंने आपको बताया बिल्ली, मंगल के साथ बंदर है, सूर्य के साथ भी बंदर ही होता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जानवर है। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर जो है वो एक ऐसे जानवर को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके जीवन में, जुपिटर का जानवर अभी तक मैंने नहीं देखा, आप लोग ढूंढ लेना, उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने इस पे काम नहीं किया। बाकी सब आप प्लैनेट्स के जानवरों को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया लोगों के चार्ट में, तो ये चीज मैंने आप लोगों से शेयर की। सो आज की क्लास में कुछ बेसिक थी और कुछ एडवांस लेवल की चीजें थी, दोनों मैंने बताई हैं, लेकिन ये सारा ग्रामर का पार्ट है और इसमें आप रेमेडी सीधा सीधा कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप इसको करिए और अपने जीवन से सारी तकलीफों को दूर करिए। ओके। आप लोगों में से जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो लिंक पे परचेज कर सकते हो, और क्या देखेंगे तो आपको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने, आप ये मत सोचिए वो छोटा कोर्स है बड़ा कोर्स है, ये मत सोचिए। आप उसमें कंटेंट देखिए। अगर मैं 2 घंटे में ये चीजें, अगर आपको बहुत, आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने आपको आज चीजें सिखाई है कोई एक दिन का जर्नी है? ये बहुत सारे चार्ट्स पे काम करने के बाद वो चीजें मुझे समझ में आई जो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। ठीक है। तो कर सकते हैं, बेशक कोई ऐसा इशू नहीं है, डेफिनेट कर सकते हैं। बाकी हमारा बहुत बैक सपोर्ट रहता है। हमारे जो कोर्सेज होते हैं ना, असल में सुनील जी, वो कोर्स नहीं जी होते कि करा दिया और जाओ अपने घर। हम, आप लोग हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ के रहते हो। हम लोग मंथली उसमें डाउट सेशन देते हैं। मेरे स्टूडेंट इतने, मैं कहूंगी कि क्या बोलूं मैं अब उनको कि होशियार है या इंटेलिजेंट है, मैं उनको कहते ही मर जाती हूँ कि भाई तुम मुझे डाउट दो। वो इतना क्लियर कर लेते हैं क्लासेस कि वो मेरे तक पहुंचते ही नहीं है वापस। ठीक नहीं है। मैम, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बेसिकली मेरा आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, ये तो डेफिनेटली यू राइटली सेड कि कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट या अकेडमी जो आजकल अवेलेबल है, आपका फीस स्ट्रक्चर काफी डिसेंट है दैट एनीबडी कैन अफोर्ड एजुकेशन जी पर्सपेक्टिव। बट पर्सन जी लाइक मी, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रेमेडीज करके लाइफ सेटल करना एक तो सबका प्राइमरी फोकस रहता ही है। बट पर्सन लाइक मी, अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपके साथ मैं जुड़ना चाहूँ और थोड़ा डीप स्टडी करना चाहूँगा एट एडवांस लेवल तक, तो वो क्या अवेलेबिलिटी है या मुझे हाँ अलग से जी, पूछना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है हमने
इसके 2 पार्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है। जी और सभी हमारे बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में आएंगे, बिकॉज कि मुझे पता है लोग, हाउस वाइफ्स बहुत ज्यादा मेरे साथ जुड़ती हैं, स्टूडेंट बहुत जुड़ते हैं, रिटायर्ड पर्सन बहुत जुड़ते हैं। बेशक किसी के पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन जब वो एजुकेशन में आता है ना मुड़ के, तो उसको हर एक को ये डाउट होता है कि मेरा पैसा। और मैंने ना, मेरे को ज्यादातर लोग कंप्लेंट ये करते हैं कि आप बहुत देर से मिले हो हमें। तो मैं ये कहती हूँ कि देर से मिलने की बात नहीं होती। आप जब आपकी सही तरीके से कोई जर्नी स्टार्ट होनी होती है, वो तभी आएगी। और मेरे से भी कितना ले पाओगे, ये भी आपका अपना लक फैक्टर काम करता है। सभी को शायद जो है वो चीजें मैं नहीं दे पाऊंगी, सबका अपना अपना लक है, तो वो आप कर सकते हो, एडवांस तक जाएगा ये, ठीक है। तो वो जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। बता सकते हैं जी। जी, नेक्स्ट हमारे साथ अंजलि जी हैं। अंजलि जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। Yeah, ma'am. Okay. First हाँ of all, जी। thank you for the. I like your lecture very much. सच में बहुत अच्छे से आपने explain किया. I थैंक यू। really love it. I'm really thankful and I'm blessed कि I got फर्स्ट someone टाइम आई अंजलि आप? गुरु. हाँ, मैं first time आई हाँ, हूँ और काफी मुझे लोग हैं सच जो में बहुत फर्स्ट अच्छा टाइम। लगा. थैंक यू, थैंक यू। मुझे बस एक क्वेश्चन पूछा था जी आपसे बताइए। कि आप जब एक्सप्लेन कर रही थी कि यू वर सेइंग कि गुरु के साथ अगर शुक्र होता है तो वो थोड़ा कंसेप्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा. अगर आप थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करके दे. देखिए, गुरु शुक्र बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंजक्शन है कि 2 तरह के गुरु हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 तरह की नॉलेज है आपके पास। आपके पास 2 तरह की नॉलेज है, देवता की भी है और राक्षस की भी है, ठीक है। अच्छा. इसको आप द्वंद्व कह लीजिए। अब जब इंसान को, जब जब इंसान के पास मल्टीपल, एक ही समय पर जब वो 2 तरह की बात करना शुरू करते, 2 तरह की बात करना शुरू करते, कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि भलाई करनी चाहिए, दूसरा वो कह रहा है कि भलाई तो करो, लेकिन पहले पैसा ले लो फिर भलाई करो। अब ये जो पैसे वाला मामला है ये शुक्र है, जो भलाई वाला मामला है वो भी हमारे गुरुदेव है, बृहस्पति, है ना। इसको ना लाल किताब में बोला गया बूर के लड्डू, इस कॉन्सेप्ट को बोला गया बूर के लड्डू। बूर क्या होता है? जो आपने अगर नवरात्रों में एक लड्डू आते हैं जिसको सील के लड्डू कहते हैं, जो मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, बारीक बारीक आते हैं ना, कुछ बारीक से आते। तो वो वाला, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज आपके पास 2 तरह की है जिसमें आप उलझे हुए, और आप यूटिलाइज एक को भी नहीं करो, ठीक है। ये चीज होती है। तो इसलिए इसको बोला गया कि दिखावे का रिश्ता है, दिखावे के रिश्ते हैं। ओरिजिनलिटी जो है इसके पीछे बहुत कम ही मिलेगी आपको, कि इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो उसको कभी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा सही तरीके से। स्पेशली रिलेशनशिप खराब हो जाती है, स्पेशली आपका संबंध जो है ज्यादा, जो मारा जाता है वो वीनस ही मारा जाता है। Okay, got it. And one more thing, ma'am, can I ask if, with your permission, one more question? यस यस प्लीज बताइए। Yes, yes. With your permission. आपने एक हेल्थ रेमेडीज में बताई थी कि अगर you said कि suppose imagine if it is a वृश्चिक लग्न and in second house there is शुक्र, और अगर थर्ड हाउस में देखा जाए तो शनि आता है, पर शनि एंड 10th हाउस इट्स रवि, सूर्य आता है. इनका कनेक्शन आपने कुछ तो बोला था कि ऐसा हो तो आपको नेम फेम या करियर में दिक्कत होती है, आपने एक्सप्लेन करते वक्त वो पॉइंट बोला था. यस यस। तो इसके लिए क्या रेमेडीज है? जो कि रेमेडीज में आपने काफी सारा बोला, सूर्य के लिए आप इफ जो मैंने आपको सूर्य रेमेडीज बताई है ना मैम, जब जब आपको नेम फेम नहीं मिलता ना, उसके पीछे कारण जो है वो शनि देव ही होते हैं। सबसे बड़ा कारण शनि देव होते हैं कि वो कर्म कारक है। कहीं कर्मों का बंधन खुला नहीं है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं लॉजिक कम है, कहीं हार्डवर्क कम है, कहीं आप प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं आप प्रैक्टिकल कम नहीं है। ये जो आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी लाता है वो सैटर्न लाता है, मैच्योरिटी लाता है आपके अंदर, ठीक है। जो आपके अंदर हार्डवर्क लाता है, अगर कहीं पे उसकी कमी होती है तो आप लाइफ में जो अचीवमेंट करना चाहते हो वो नहीं कर पाते आप। या वृश्चिक लगन, जैसे मेरा भी वृश्चिक लगन है, डोंट वरी। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब किसी इंसान को नाम नहीं मिलता, वो तब तक नहीं मिलता जब तक वो नाम के पीछे भागता है। जब भी आपका सूर्य अफ्लिक्टेड होता है तो आप नाम के पीछे भागते हो कि मुझे नाम मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, मुझे लोग जाने। लेकिन जिस दिन आप इसको लेना छोड़ देंगे कि नहीं चाहिए मुझे, मेलेफिक का काम क्या होता है कि जो तुम चाह रहे हो ना वो नहीं दूंगा। अच्छा. लेकिन जब आप ये टेंडेंसी रख लेते हो कि मेरे को नहीं चाहिए, आप वो आपको दे दो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यस यस, अच्छे से तो बस समझ. आप उसको प्रैक्टिकली भी करिए,
और जो मैंने रेमेडीज बताई है कि सूर्य के साथ कौन प्लैनेट कंजक्ट है, उसके जानवर से बच के रहिए और उसकी चीजों को अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिक्लाइन करें। ओके, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू जी। जी मैम, 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे पास। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैट में हमारी सपोर्ट टीम का नंबर, मैम के ग्रामर कोर्स का लिंक, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है जिससे आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी मैम से रिलेटेड अपडेट्स हैं आपको सब कुछ मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैम के यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी आपको चैट में दे दिए गए हैं, तो ये सारे लिंक्स आप चेक कर सकते हैं। और ये वेबिनार खत्म होने के बाद भी नेक्स्ट 15 मिनट तक ये वेबिनार एक्टिव रहेगा, ताकि इन केस बीच में किसी ने कोई लिंक कॉपी नहीं भी किया है तो आप उस टाइम पर भी उसको कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैम। महेश जी हमारे साथ। जी महेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर अवेलेबल नहीं है महेश जी, नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट कनिका जी हमारे साथ। कनिका जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नीलम जी हैं। नीलम जी आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, बताइए। मैम बहुत अच्छा था आपका, ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मुझे एक बात बताएंगे, इसका ये जो 4 पैर वाला है, जुपिटर का तो आपको भी नहीं मालूम, मून का क्या एलिफेंट है, है? नहीं नहीं, मैं मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है। तो उन्होंने बताया कि एलिफेंट है मैम, आप भूल गए हो। तो अच्छा एक तो एलिफेंट होता है उसका, और मछलियां भी होती हैं उसकी। ठीक है, अच्छा फिशेस भी होती, डॉल्फिन होता है, ईगल होता है। तो अच्छा ये सब चीजें उन्होंने मुझे अभी रिमाइंडर दिया है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और मैम मून का क्या है? मून का जो है वो घोड़े होते हैं असल में। घोड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। और तो मैम एक आपने जो वो बुक बताई है, क्या नाम कर्म, है? मैंने कर्म विपाक विपाक उसका नाम बताया, कर्म विपाक संहिता। विपाक कर्म सही। विपाक संहिता। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। नेक्स्ट हमारे साथ हैं योगी जी। योगी जी आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बताइए। मैम बहुत अच्छा लगा मुझे। एक थैंक मेरे को ये पूछना था, 8वें घर में शुक्र केतु हो तो क्या रहता है? देखिए, 8वें घर में शुक्र केतु कुछ नहीं करता। आपको ये देखना है कि शुक्र केतु को लगन में कोई प्लैनेट है कि नहीं है, वो देखना है। नहीं है। नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं। लगन, मकर लगन है, कोई प्लैनेट नहीं है। मेरे को ये बताइए कि पैसे को लेकर कितनी चाहत है। बहुत। बहुत ज्यादा है। हम्म। कमा पाए। घुमा दिया है, बना था टारगेट और पूरा भी हुआ, पर वो कंपनियां भाग गई। यही शुक्र केतु है। तो उसके लिए क्या रेमेडी है मैम? कुछ नहीं, आपको शुक्र राहु का ध्यान रखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। राहु जो है वो आपको इंटेलिजेंस ही देता है। ठीक है, तो यहाँ से 8वें घर से सारा कनेक्शन दूसरे घर का है। तो आप जो भी चीजें करोगे, अगर बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के करोगे तो डूब जाएगा सब कुछ। इसीलिए बोला मैंने कि शुक्र केतु है, तो शुक्र राहु भी है, 10वें घर में जुड़ रहा है। तो आप बिना हम्म। किसी रिसर्च के, ज्ञान के, इंटेलिजेंस के पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, गया वो जीरो। सोच के करिए। मैम ज्योतिष के संबंधित क्या कितनी सफलता मिलेगी? शुक्र ज्योतिष केतु में। करना चाहता हूँ मैं। शुक्र केतु में हम्म। देखिए, ज्योतिष आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका 8वां घर एक्टिवेशन में, दशाओं में नहीं होगा, पहली बात। जब इसकी मैम एज मैंने कैसी बीएनएन किया है मैम। करिए, ठीक है, शुक्र केतु बीएनएन तो कर लिया मैंने। बढ़िया। मैं चाहता हूँ रेमेडी लाल किताब में बढ़िया होती है, तो लाल किताब की तरफ मैंने आपका पहली बार लाल किताब का मतलब अच्छा, तो पहले आप फर्स्ट फर्स्ट बार टाइम ही आए हो। किया है मैंने किसी लाल किताब गुरु के। तो अच्छा अच्छा, लगा मुझे। तो ठीक मैं है। ये चाहता हूँ लाल किताब भी करूँ मैं, ताकि मुझे आगे रेमेडीज के लिए अच्छा वो बिल्कुल, मिल जाए। नहीं कर सकते तो हो, मैं कोई ऐसा इशू नहीं है। असल में क्या होता है कि बीएनएन अपने आप में मास्टरी है, वो एक अलाइनमेंट साइंस है। ऐसा नहीं है रेमेडीज उसमें नहीं होती, बहुत आसानी से रेमेडीज उसमें भी होती है। और वो सारा डिग्री सिस्टम पे चलती है, और लाल किताब सारा सीधा सीधा चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों का कंबाइन होके अपन का फलित बहुत कर सकते बढ़िया हैं है, ना? बहुत बढ़िया। पर दोनों को मिक्स पहले नहीं करना चाहिए। पहले आप दोनों को अलग अलग मास्टरी कर लीजिए, देन आप चार्ट देखते हुए फिर तो आप जो मर्जी करते रहो।
जी मैम, अपना ये कोर्स का कितना रहेगा मैम? आपको कितना लिंक दिन ना का है? चैट सेक्शन में लिंक दिया है, आप लोग प्लीज वहां पे जाके चैट वो सेक्शन से लिंक निकाल लीजिए। जी मैम, थैंक यू मैम, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू जी, जी थैंक मैम। यू। नेक्स्ट हमारे साथ बबीता जी हैं। बबीता जी आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते, बताइए। मैम जैसे 8वें घर में राहु बैठा है तो हमें क्या रेमेडी करना चाहिए? देखो, रेमेडी ऐसे नहीं होती है, जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया वो देखना है कि अगर ये राहु दुश्मनों के साथ बैठा है तभी करनी है। ऐसे क्या कर रहा है राहु आपको यहाँ बैठकर? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा वो। ऐसे ही बिना मतलब से थोड़ी ना कि 8वें घर में राहु है तो आप रेमेडी करना शुरू कर दो। नहीं नहीं, करना जैसे चाहिए। मुझे शोल्डर में बहुत पेन है तो वो सेकंड हाउस। तो ये सेकंड किसने हाउस बताया कि ये किसने बताया नहीं, कि ये फिर तो राहु शोल्डर में में? तो नहीं है, वो तो मंगल मेरा 12वें में चल रहा है। मंगल तीसरे घर 12वें से घर। जुड़ेगा ना आपका। अगर शोल्डर में पेन है तो हाँ, शोल्डर में पेन है तो तीसरे और 11वें घर की वजह से होगा। तीसरे और 11वें घर में, तो तीसरे में तो कोई भी ग्रह है ही नहीं मेरे। और 4 नंबर का लग्न है। मैम ऐसे नहीं बता पाऊंगी, प्लीज। अच्छा, ठीक है। मुझे ये पूछना था कि जैसे अपन वर्षफल के हिसाब से रेमेडी, कोई भी अपने को ग्रह परेशान कर रहा है तो वर्षफल में जो तकलीफ दे रहा है उसके हिसाब से करेंगे कि लग्न हाँ, चार्ट से उससे करेंगे? कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट करनी है तो लगन हाँ। कुंडली से होगी। तो अगर आपको अच्छा। 2 4 6 महीने के लिए, 8 8 10 महीनों के लिए करनी है तो वर्षफल से करिए। हाँ, जो भी ग्रह उतने टाइम परेशान कर रहा है तो उसके लिए वर्षफल से ना। यस, यस। ओके, थैंक यू मैम। एक है नेक्स्ट मैम हमारे साथ मोहित जी का, तो मोहित जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैम लगन में सूर्य हो और 8th में राहु हो, और अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो वो राहु पे लगन में बैठे सूर्य के सिग्निफिकेटर खराब नहीं करेगा? कैसे? दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आ रही है अभी? हाँ। मैं पूछ रहा था मैडम, लगन में सूर्य हो हम्म। और 8th हाउस में राहु हो, ठीक है। और राहु जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये इंटरनेट है, अगर ऐसा आदमी कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब सीखता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली सीखता है जैसे लाल किताब, तो ये राहु मैडम उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा 8th हाउस में बैठ के? देखो, उसका, जब भी आप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप ज्योतिष में जाते हो तो सबको ऑनलाइन सूट नहीं करता, मैंने देखा है। सबको ऑनलाइन सूट नहीं करता है। राहु को जब आप यहाँ पे बैठो, आप इस चीज को समझिए कि राहु 8वें घर में शनि और मंगल के साथ चलेगा। ठीक है। आपको राहु की जो टेंडेंसी है वो चेक करने के लिए आपको शनि और मंगल को देखना पड़ेगा। अगर तो नहीं। शनि मंगल साथ है हम्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम्म, अगर कहीं पे शनि नीच का हो गया, मंगल नीच का हो गया, तो ये बहुत बड़ा एक लफड़ा खड़ा करेगा कि जैसे ही आप कोई भी ऑकल्ट साइंस, कोई भी हीलिंग, कोई भी तंत्र मंत्र साधना में गए, उसके बाद बीमारी आ जाए। हम्म, हम्म, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, राहु 8 वालों को, शनि और मंगल खराब है चार्ट में, इन लोगों ने जैसे ही ऑकल्ट में पैर पैर रखा उसके बाद उनको ऐसी दिक्कत आ गई कि लाइलाज बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है। मैम ये पोजीशन इस 8th राहु की ही है कि ये 11th का भी ऐसा ही है सेम? सब जगह पे आप ऐसे नहीं, 11th में तो जुपिटर और सैटर्न को देखना पड़ेगा ना। अच्छा। हर घर में रूलर प्लैनेट दूसरे है ना, जिसको हम हम्म, पक्का प्लैनेट बोल रहे हैं वो रूलर प्लैनेट है ना एक तरह से। हम्म। आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। तो मैम इसमें आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं प्लीज, जैसे शनि 4th में हो और मंगल 7th में हो और मैम राहु नहीं 11th? सर, ऐसे नहीं करो। नहीं तो नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं करो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। चलो, थैंक यू जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। कनिका जी अब अवेलेबल हैं, उनका क्यूएनए में भी आया है, तो कनिका जी अब अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर। हेलो मैम। मैम मैं कनिका का हस्बैंड बोल रहा हूँ। बताइए, बताइए। मैम एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पिछले 10 साल से वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट में हूँ। और करीब मैं 2013 से मैंने एक जॉब किया, तो 2020 तक मैंने जॉब की। और ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैं 2020 से फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इसके अंदर।
और स्टार्टिंग में मैम थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, पर पिछले 1.5 साल से मैम बिजनेस चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं आ रहा। मतलब इतना बुरा हो गया कि महीने के 1,000-2,000 रुपए ही अर्निंग होने लग गई। तो उस वजह से फिर मैम मैंने प्लान किया कि अब मुझे बिजनेस बंद करना है, जॉब ढूंढनी है। तो मैं पिछले 6 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ और कोई जॉब भी नहीं मिल रही मैम मेरे को। ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी सर, मैं ऐसे कैसे बताऊं कि फिर भी एक अगर मैं ट्रांजिट बेस पर बताऊं तो तकरीबन आपको 1-1.5 महीना वेट करनी पड़ेगी अभी और। अभी 1-1.5 महीना और वेट करना पड़ेगा? हम्म। अच्छा मैम, कुछ कुछ रेमेडीज है जो इससे करके मैं कर जल्दी। सकते हैं, मैंने बताया ना, शनि खराब होगा कहीं पे, करियर करियर शनि की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा। 10th का लॉर्ड देखिए। 10th के लॉर्ड में जो अगर 10th हाउस में कुछ मैलिफिक है तो फिर करियर में दिक्कत तो आएगी। छठे घर में खराबी है, वो कर देगा दिक्कत आपको। अर्निंग जो है वो 11th से होती है। तो 11th में अर्निंग तभी आती है जब आपका कर्म अच्छा हो, यानी कि आपकी जॉब अच्छी हो। ठीक है। जी। तो आपको छठा घर भी हेल्प करता है चीजें। जॉब जो करते हो छठे घर से करते हो। जो आपको जॉब से नाम मिलता है वो 10वें घर से मिलता है। जो आपको अर्निंग मिलती है वो 11वें घर से मिलती है। तो आप देखो कि अच्छा आपको किस चीज की कमी है, जॉब है, अर्निंग नहीं है, कौन सा भाव जो है वो उठाना चाहिए, कौन सा मैम, प्लान। मैम एक्चुअली जॉब है ही नहीं। तो पिछले 6 महीने से मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट naukri.com पे डेली अप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट 10 से 12 कंपनीज में। ठीक है सर, देखो वो पूरा चार्ट देखकर ही बता पाऊंगी मैं। जर्नल आपको बता दिया कि कम से कम जो ट्रांजिट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अभी भी 1.5 महीना लोगों को वेट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो और आपके अकॉर्डिंग मैम शनि में दिक्कत है, राइट? शनि में दिक्कत है बिल्कुल। तो शनि की ही मुझे रेमेडीज करनी चाहिए जिससे यस, कि करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। मैम एक चलिए। मैम एक चीज थैंक और यू से सर। पूछता हूँ, अगर हेल्थ से रिलेटेड भी इशू होता है तो फिर क्या इसका करें? मंगल। ये भी शनि मंगल। शनि से ही होता मंगल। है ये भी? नहीं, मंगल। अच्छा, मंगल। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। ओके जी। हो गया कुछ सबका? जी मैम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी भी 44 लोग हैं, अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, वरना फिर हम थोड़ा सा इसको फिर ड्रॉप करें और क्लास ओवर करें। क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। अनंत एस्ट्रोलॉजी भी है और सेजेस एस्ट्रो पे भी है, ढेर सारा कंटेंट है, सीखिए, समझिए। और जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको आना चाहते हो लाल किताब में, तो ये पहली सीढ़ी जो है वो चढ़िए, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी हो क्या करना चाहिए। ठीक है। तो जिनको पहला समझ में आता है तभी आप आगे जाइए, इसीलिए हमने बहुत इनिशियल फीस रखी है कि ताकि पहले आप ट्रायल करिए, उस चीज को समझिए कि समझ में भी आता है कि नहीं, क्योंकि सभी के लिए सब चीजें नहीं बनी होती। ठीक है। तो ये है। सो किसी का है तो नहीं है जी अभी? मैम, 3 हैंड रेजेस हो रहे हैं हमारे हाँ, पास। बताइए। एक नंबर है इनका 617447। प्लीज़ आप अपना नाम बताइए और आप अनम्यूट करिए। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो महेश जी हैं। महेश जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, मैं ऑडिबल? यस यस, बताइए सर। मैम, ये आज का कोर्स आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं अभी तक ये समझता था लाल किताब के बारे में, बड़ी मिस्टीरियस ये लगती थी, ये ज्योतिष की ये पार्ट। वो लेकिन बनाई ऐसी है ना सर। बड़ी काफी बहुत सिम्प्लीफाइड तरीके से आपने सारा नहीं, इसमें ऐसा कुछ बताया। भी नहीं है, इसमें कुछ भी जी जी चमत्कारिक जी जी। चीजें नहीं है, ये तो लोगों ने हाँ हाँ अब हाँ हाँ। एंड अब थोड़ा उसको इजी लग रहा है, कुछ और क्योंकि तरीके से काफी। इंटरप्रेट कर दिया। अगर मैं कहूँ तो अगर सबसे चमत्कारिक कोई एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है तो वो है वैदिक जी, एस्ट्रोलॉजी। वैदिक, जी 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 जी। अच्छा, इसमें ये जो आपका ग्रामर वाला है कोर्स, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कौन सा जी, और आगे वो सर आपको साथ के साथ ही मिल जाएंगे, क्योंकि ना लाल किताब जो है 1952 के हमने जो इसका एडिशन है, मेन जो जी है, जी जी। लास्ट जो एडिशन आया था 1952 आया था। हमने जो भी ये कोर्स डिजाइन किया, फर्स्ट पार्ट किया है, इसके 3-4 पार्ट आएंगे। ठीक है। ओके। तो हमने उसको इस तरीके से किया है कि बर्डन ना पड़े, आप स्टेप बाय स्टेप उसको सीखें। ठीक है। हम्म। इसको अगर फुल फ्लेज्ड बना देंगे तो मेरे ख्याल से नहीं समझ में आएगी, और ये बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है वो चीज मांगती है। कोई भी ज्योतिष हो प्रैक्टिस मांगती है। तो जी। जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए जो चीजें तो बहुत इसमें बहुत जरूरी, लगभग वेल वर्स्ड होने में कितना टाइम लगेगा? आपके ऊपर है, 3 से 6 महीने बहुत है। अच्छा, सारे कोर्सेज का कंप्लीट करने देखिए, के बाद? मुझे किसी ने उसके बोला बाद कि प्रैक्टिस तो खैर जरूरी है। प्रैक्टिस तो देखो अपने हाथ में है, आप जितने हाँ। चार्ट्स देखोगे, आपको जैसे मैंने आपको बताया ऐसे उसमें भी मैंने सब चीजें थंब रूल्स बताए हैं, उनको लगाइए। लोग तो महीने महीने में भी काम करना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं जी 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 जी। है ना। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो सेकंड थर्ड करने में नहीं दिक्कत होती।
बात तो फर्स्ट और की है। इसमें जैसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं लाल किताब वाले, यस, तो वो हेल्पफुल रहते हैं या मैनुअली तरीके से ज्यादा बेहतर होता है? देखो आजकल सॉफ्टवेयर की बात है ना, जब अगर आप प्रोफेशनली लेवल पर जाते हो तो सॉफ्टवेयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनिशियल स्टेज पे जरूरत नहीं होती, जी जी जी। वो सब हो एक जाता और है क्वेश्चन नॉर्मली जब मेरा, फ्री। जी जी जी, एक क्वेश्चन ये था कि मेरे 10th हाउस में चंद्रमा है और 12th हाउस में सूर्य है। जैसा आपने बताया था कि सूर्य और चंद्र गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं, और 11th हाउस में सैटर्न भी है, और गुरु मेरा 12th हाउस में है। तो मैं क्या, और 8वें हाउस में कोई वो नहीं है, तो ऑकल्ट में सक्सेसफुल होने के चांस लगते हैं? देखो आपका सूर्य 12 में बैठ गया जाके, जी, तो पहली बात तो ये नहीं कि सॉरी, 11th में, सॉरी 11th में। सूर्य 11th में बैठा है ना। जी जी। सूर्य और 11th में, देखो सिंपल सी बात चंद्रमा है, 10th में है, चंद्रमा 10th में है ना। शनि को भी तो देखना पड़ेगा ना, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ अभी। आठवें घर के जो लॉर्ड है, जी यहाँ पे पक्का जो काम करते हैं रूलर प्लैनेट है वो सैटर्न जी और मार्स है। 8th हाउस का काम करने जा रहे हो आप, ठीक जी है। जी जी। एक तो आपको इन दोनों को देखना पड़ेगा, अगर इनकी पोजीशन अच्छी खासी है तो आप जा सकते हो, ठीक है। हम्म। जी जी जी। तो जॉब में, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अपॉर्चुनिटीज मेरे मतलब जो नीचे जिनको ज्ञान कम भी है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, मुझे अभी तक बहुत मतलब कम, बहुत ही लिमिटेड वही कारण है चीजें सर, मिली कहीं है। ना कहीं शनिदेव महाराज मेहरबान है। हम्म। शनि जरूर का मानेगा। प्रॉब्लम है? हम्म। अच्छा, तो ठीक है। शनि की रेमेडी करनी चाहिए या चंद्र की रेमेडी करनी चाहिए? चंद्रमा क्या करता है, फ्लक्चुएशन देता है, कि आपका जी। मन जो है ना वो स्टेबल नहीं होने देता किसी काम में। हम्म। तो वो आपका जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग जोन है, वो बहुत कंफर्टेबल बना देता है। जी उसको चाहिए घर जैसा माहौल, घर जैसा सोफा, घर जैसा गद्दा, घर जैसी सब एटमॉस्फेयर, ये सब हम्म। चाहिए होता है। जी। इसी के चक्कर में बहुत सारी वो ट्रांसफर भी होती है, बहुत सारी वो जॉब्स चेंज करता है लाइफ में, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता है। मैं ये हम्म। कहूंगी कि चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो आपको कहीं ना कहीं शनि की रेमेडी तो करनी पड़ेगी। लेकिन चंद्रमा दूध को रिप्रेजेंट करता है, तो रात में दूध दूध बंद करिए पीना। जी जी जी, ये तो वो इसी को भी श्योक बोलते हैं आई थिंक। हाँ विश्व, हाँ हाँ इसीलिए। जी जी। ठीक है, तो शनि को ठीक है, तो मजबूत थैंक करना ही यू। पड़ेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।